लेस दैन एक भटकती अंडर एल्फ यहाँ है, ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह ने कहा। अंडर एल्फ, रुद्र प्रताप ने पूछा। केवल इसलिए कि रुद्र प्रताप का जन्म और पालन पोषण अधोलोक में हुआ था, इसका अर्थ यह नहीं था कि वे इसके विषय में सब कुछ जानते थे। आखिरकार वे अतीत में अपने शासक की भूल भुलैया के बाहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले एकमात्र सुरंग खोदने वाले थे। महेश्वर सिंह को उनके स्वामी की पूर्व परिस्थितियों के विषय में नहीं बताया गया था, परंतु उन्होंने इसके बावजूद विस्तार से व्याख्या की। लेस दैन अंडर एल्व्स परी प्रजातियों के सदस्य हैं। यद्यपि वे युद्ध में नागा योद्धाओं से निम्न हैं, वे विविध प्रतिभाओं का स्वामित्व रखते हैं। वे स्वयं को छिपाने और अंधकार में नेविगेट करने में विशेषज्ञ हैं। ग्रेटर दैन काफी उपयोगी लगता है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। लेस दैन उनकी क्षमताएं उपयोगी हो सकती हैं, परंतु इन प्राणियों पर विश्वास न करने के लिए सावधान रहें। ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह के चेहरे पर अस्वीकृति का भाव था। केवल जब रुद्र प्रताप ने उन्हें जिज्ञासु दृष्टि दी तब उन्होंने अपने होंठ चबाना बंद किया और स्वयं की व्याख्या की। लेस दैन अंडर एल्व्स लगभग कभी भी किसी के प्रति वफादार नहीं होते। यदि वे होते भी हैं तो वे अपनी निष्ठा को सबसे घृणित तरीके से सिद्ध करते हैं। वे अधोलोक की वेश्याएं हैं। ग्रेटर दैन रुद्र प्रताप महेश्वर सिंह को दीर्घकाल से नहीं जानते थे, परंतु ये पहली बार था जब वे इतने भावनात्मक हुए थे। लेस दैन यदि आप अंडर एल्फ को अंदर ले जाने वाले हैं तो कृपया जो मैंने कहा उसे याद रखें। ग्रेटर दैन रुद्र प्रताप को हमेशा महेश्वर सिंह की सलाह सुनने से लाभ हुआ था, इसलिए उन्होंने पूछा, तो फिर आपने अंडर एल्फ को क्यों नहीं भगाया? लेस दैन मैं चाहता था, परंतु प्राणी ने आपसे मिलने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त अंडर एल्व्स कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक बुद्धिमान निर्णय लेंगे। ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह किसी कारण से परेशान दिख रहे थे। उनकी ईमानदारी ने रुद्र प्रताप को मुस्कुराने पर विवश किया। उन्होंने सिंहासन से खड़े होने से पूर्व उनके शांत होने की प्रतीक्षा की। आइए चलकर हमारे उस आगंतुक को देखें। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप मुस्कुराए जब उन्होंने पब देखा। उन्होंने अपेक्षा की थी कि एक अधोलोक पब भिन्न दिखेगा, परंतु ये सतह पर पाए जाने वाले पब के समान था। नागाओं ने किसी प्रकार कई लकड़ी की मेजें एकत्रित की थीं। एक नागा कार्यकर्ता पहरे पर था और इसके ऊपर रहस्यमय तरल की अनेक बोतलों वाली एक शेल्फ थी। हिस हिस। नागा कार्यकर्ता ने रुद्र प्रताप को सम्मान देने के लिए अपनी जीभ हिलाई। उन्होंने उदासीनता से उत्तर दिया और अपनी दृष्टि मेज पर बैठे अजनबी की ओर मोड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि अंडर एल्फ था, उनका प्रथम अतिथि। एल्फ एक दीर्घ भूरे रंग के आवरण के नीचे से उन्हें देख रहा था जो उसके शरीर के अधिकांश भाग को ढक रहा था, परंतु रुद्र प्रताप एक ही दृष्टि में बता सकते थे कि प्राणी मनुष्य से मिलता जुलता था। लेस देन स्वयं को दिखाओ। ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह का स्वर तीक्ष्ण और भेदक था। वे अंडर एल्फ से अत्यधिक प्रसन्न नहीं लग रहे थे, जो चुपचाप रुद्र प्रताप को घूर रहा था। तथापि अंडर एल्फ ने महेश्वर सिंह पर कोई ध्यान नहीं दिया और अत्यंत धीरे धीरे खड़ा हुआ। हे पराक्रमी भूल भुलैया के स्वामी, जो अपने सिंहासन से अंधकार के माध्यम से देखते हैं। अंडर एल्फ ने अपना हुड हटाया और प्राचीन तरीके से बात की। इस विनम्र भटकने वाले को क्षमा करें जो आपकी छाया में अतिक्रमण करने का साहस करता है। रुद्र प्रताप थोड़ा सिकुड़ गए। एल्फ का स्वर उनकी अपेक्षा से निम्न और गहरा था, परंतु जो उन्हें सबसे अधिक आघातित किया वह उसकी उपस्थिति थी। यद्यपि उन्होंने पहले से ही आवरण की रूपरेखा से काफी अनुमान लगा लिया था, अंडर एल्फ की मनुष्य से उनकी सोच से अधिक समानता थी। यदि उसके काले बालों से बाहर निकले कानों की नुकीली जोड़ी नहीं होती तो कोई सोचता कि एल्फ एक साधारण महिला थी। तथापि वह मनमोहक रूप से सुंदर थी। उसकी त्वचा उषा की अर्धप्रकाश जितनी पीली थी और उसकी पुतलियों में एक आश्चर्यजनक मध्यरात्रि रंग था। रुद्र प्रताप, जिन्होंने पहले कभी ऐसी अतुलनीय सुंदरता नहीं देखी थी, कुछ समय के लिए अपनी आंखें दूर नहीं कर सके। अंडर एल्फ जमीन पर समतल लेट गई और अपने घुटनों पर चलकर अवाक रुद्र प्रताप की ओर आई। उसने पुनः उन्हें प्रणाम किया। कृपया इस विनम्र प्राणी को भूल भुलैया के महान स्वामी को अपना सम्मान दिखाने की अनुमति दें। सम्मान की मात्रा लगभग बोझिल थी। अंडर एल्फ ने रुद्र प्रताप के मौन को अनुमति के रूप में व्याख्यायित किया और उनकी ओर रेंगी। तत्पश्चात उसने उनके पैर के शीर्ष को चूमा। रुद्र प्रताप वहें सिकुड़ने और सिकुड़ने में सहायता नहीं कर सके। अंडर एल्फ जमीन पर समतल रही और बोली, हे महान भूल भुलैया के स्वामी, इस विनम्र भटकने वाले को स्वयं का परिचय देने की अनुमति दें। आगे बढ़ो। रुद्र प्रताप ने अंडर एल्फ के साथ सहभागिता की, केवल उसे गहराई से प्रभावित पाने के लिए, मानो उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं था। उसने स्वयं को रिक्शाशा के रूप में परिचित कराया। यह एक अत्यंत विचित्र नाम था। अंडर एल्फ, जो स्वयं को एक भटकने वाली कहती थी, उसकी भूल भुलैया में रहना चाहती थी। लेस देन जैसा आप चाहें स्वामी। ग्रेटर दैन। रुद्र प्रताप हंसने में सहायता नहीं कर सके। यह महेश्वर सिंह से आना समृद्ध था, जो इस समय तक रिक्शाशा की बुराई कर रहे थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने उन्हें ये बताकर अपना उचित परिश्रम किया था कि एक अंडर एल्फ उपयोगी हो सकता है। उन्होंने एक क्षण के लिए विचार किया और सिर हिलाया। लेस दैन उसके वेतन के लिए एक निम्न श्रेणी का डाउन रत्न पर्याप्त होना चाहिए।
ग्रेटर दैन चूंकि वह अधिक लागत नहीं थी, रुद्र प्रताप को अपना निर्णय वापस लेकर स्वयं को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, महेश्वर आपको निर्देश देंगे कि क्या करना है। उन्होंने स्वयं को रिक्षाशा के स्वर में बोलते हुए पाया, मानो वे पहले से ही उसके द्वारा प्रभावित हो चुके हों। महेश्वर सिंह ने गर्व से उनकी ओर देखा। हो, रुद्र प्रताप भ्रमित थे। जैसे ही रुद्र प्रताप ने रिक्षाशा को भूल भुलैया में रहने की अनुमति दी, वह खड़ी हुई और उनके निकट आई। तत्पश्चात उसने कुछ भी कहने से पहले उनके होंठों को चूमा। रिक्षाशा ने स्वयं को पीछे खींचा और एक बिल्ली की तरह अपने होंठ चाटे, जबकि रुद्र प्रताप उसकी मीठी सुगंध के बीच स्तब्ध खड़े रहे जो वायु में लटकी थी। उसने तत्पश्चात निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर किए। रुद्र प्रताप ने सोचा कि क्या यह एल्फ का किसी के प्रति निष्ठा प्रतिज्ञा करने का तरीका था। लेस देन हम्फ, ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह, जो किसी कारण से क्रोधित प्रतीत हुए, ने रिक्षाशा पर फुंकार मारी। उत्तरार्ध ने उत्तर में शरारत से अपनी भौहें उठाईं। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने अपने दल में एक नवीन सदस्य लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप ने उस दिन के बाद से रिक्षाशा को बहुत कम देखा। जब भी वे महेश्वर सिंह से पूछते कि रिक्षाशा कहाँ थी, वे उत्तर देते कि उत्तरार्ध भूल भुलैया की बाहरी सीमाओं पर गश्त कर रही थी। वे अनुभव कर सकते थे कि उन्होंने जानबूझकर रिक्षाशा को वह भूमिका दी थी। लेस दैन अंडर एल्व्स खानाबदोश हैं, वे कभी भी एक स्थान पर दीर्घकाल तक नहीं रहते। मैंने केवल उसे एक उपयुक्त भूमिका आवंटित की। मुझे वे पसंद नहीं है, परंतु ये सत्य है कि वे अच्छे गश्ती करता हैं। ग्रेटर दैन, यह एक बहाने की तरह सुनाई दिया, परंतु रुद्र प्रताप को विशेष रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने पहले ही महेश्वर सिंह को भूल भुलैया के भले के लिए रिक्षाशा का यथासंभव उपयोग करने का अधिकार दे दिया था। आजकल ये घटनाविहीन रहा है, उन्होंने नोट किया। इसके उन्नयन के बाद से भूल भुलैया पर 10 हमले हुए थे। उनमें से अधिकांश को नागा योद्धाओं द्वारा संभाला गया था, परंतु आक्रमणकारी प्राणी अधिकाधिक सशक्त होते जा रहे थे, रुद्र प्रताप को एक कठिन स्थिति में छोड़ते हुए। उनके पास अधिक कर्मियों को बुलाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त कालकोठरी ऊर्जा और डाउनरत्न थे। जब से उन्होंने नागा जादूगर को बुलाया था, उन्हें अपनी नागा सेना में अधिक सदस्यों को जोड़ने का अवसर नहीं मिला था। इस प्रकार उनके पास भाग लेने और युद्ध में नागा योद्धाओं का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ विचित्र है, रुद्र प्रताप ने विचार किया जब वे हमेशा की तरह निकटवर्ती प्राणियों और पशुओं के विरुद्ध लड़ाई से लौटे। महेश्वर सिंह, जो अब भूल भुलैया का एक अपरिहार्य भाग थे, उनसे बात करने आए। उन्होंने जारी रखा, मुझे निश्चित है कि हम पहली मंजिल पर हैं, परंतु मैं कुछ प्राणियों को देख सकता हूं जो सामान्यतः निचली कुछ मंजिलों पर रहते हैं। उन्होंने नागा की भूल भुलैया की खोज तब की थी जब वे जंग यूनजू के साथ अधोलोक में खो गए थे। उन्हें याद नहीं था कि तब दूसरी मंजिल पर गए थे, इसलिए उन्हें पहली मंजिल पर होना चाहिए। तथापि महेश्वर सिंह ने उन्हें एक अप्रत्याशित उत्तर दिया। लेस देन स्वामी, ये पहली मंजिल नहीं है। ग्रेटर दैन, आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस भूल भुलैया को तब खोजा था जब मैं पहली मंजिल पर खोया हुआ था। मुझे अभी भी याद है, मानो ये कल की बात हो। रुद्र प्रताप ने आत्मविश्वास से दावा किया, परंतु महेश्वर सिंह ने सिर हिलाया। लेस देन खैर, मैं कभी अधोलोक से बाहर नहीं गया हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, परंतु हम निश्चित रूप से पहली मंजिल पर नहीं हैं। ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा था वह गलत सिद्ध नहीं हुआ था। उन्होंने रुद्र प्रताप को समझाया, जो भ्रम में झपकते रहे। लेस दैन उस समय आप संभवतः नागा की भूल भुलैया द्वारा ले जाए गए थे। तत्पश्चात इसने व्यवसाय निपटाने के पश्चात आपको वापस वहां रखा जहां आप पहले थे। भटकती भूल भुलैया अक्सर अपने नवीन स्वामियों को खोजने के लिए ऐसा करती हैं। ग्रेटर दैन, महेश्वर सिंह की व्याख्या पर विश्वास करना कठिन था, परंतु रुद्र प्रताप इसे एक बेतुका सिद्धांत के रूप में खारिज नहीं कर सके। आखिरकार वे द्वार के माध्यम से अनगिनत बार अधोलोक में प्रवेश कर चुके थे। लेस दैन अधोलोक विशाल और अनंत है। यहाँ अन्य सभी स्थानों की तुलना में अधिक भूमि है। कृपया यहाँ सब कुछ समझने का प्रयास न करें, यहाँ तक कि कालकोठरी ड्यूक्स ने भी इस पर छोड़ दिया है। ग्रेटर दैन, रुद्र प्रताप ने सांस ली और अपने तुच्छ विचारों को खारिज कर दिया। ईमानदारी से कहें तो ये प्रच्छन्न रूप से एक आशीर्वाद था। यदि भूल भुलैया पहली मंजिल पर स्थित होती तो ये सार्वजनिक नज़र से बच नहीं पाती। वे उच्च मंजिलों पर एक उजागर भूल भुलैया की प्रतीक्षा करने वाली घटनाओं की श्रृंखला से अच्छी तरह परिचित थे। इसका केंद्र टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता और इसकी सभी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हो जाती। इसके अतिरिक्त नागाओं को बिना दया के मारा और विच्छेदित किया जाता। ये बर्बर व्यवहार अतीत में मनुष्यों और कालकोठरी ड्यूक्स के बीच दीर्घ युद्ध से उत्पन्न हुआ था। हमारे स्थान को जानना अच्छा होगा। मैं कैसे नहीं जान सकता कि मैं किस मंजिल पर हूँ? रुद्र प्रताप ने पूछा। महेश्वर सिंह की आंखें चमकीं। उनके चेहरे पर एक धूर्त दृष्टि थी, मानो वे रिक्षाशा को भूल भुलैया के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करने का आदेश देने के विषय में सोच रहे हों।
रुद्र प्रताप ने उनकी अभिव्यक्ति को नोटिस किया और जोड़ा, वह एक भटकने वाली है, इसलिए उसने भूल भुलैया के मार्ग में बहुत कुछ देखा होगा। उसे अपनी गश्त से वापस आने पर मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कहें। मुझे उससे कुछ जानकारी खोजने में सक्षम होना चाहिए। उसके साथ उन्होंने भूल भुलैया छोड़ दी, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट महेश्वर सिंह को पीछे छोड़ते हुए। तारांकन तारांकन तारांकन। उन्हें अपने परिवार के साथ रात्रिभोज किए हुए दीर्घकाल हो गया था। यहाँ तक कि ह्यून जी भी इस बार रात्रिभोज के लिए उनसे जुड़ सकीं। वे अपनी चिंताओं के बावजूद अच्छी आत्माओं में प्रतीत हुईं। इसके अतिरिक्त उनके माता पिता की तली हुई मुर्गी की दुकान अपनी वित्तीय कठिनाइयों को पार करने के पश्चात अंततः लाभ कमाना प्रारंभ कर रही थी। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियों ने रुद्र प्रताप को मानसिक शांति दी और वे भूल भुलैया के बाहरी क्षेत्रों को खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। चिंतित कि उनकी अनुपस्थिति में भूल भुलैया की रक्षा कमजोर हो सकती है, उन्होंने पाजू द्वार को पार करने और उच्च क्षेत्रों की जांच करने का निर्णय लिया। उन्हें उन डाउन रत्नों को एकत्रित करना था जो उन्होंने जया यामिनी के दल के साथ अपने पूर्व अभियान में छोड़ दिए थे। रुद्र प्रताप ने अधोलोक में प्रवेश करने से पूर्व पुनः नागा की भूल भुलैया का दौरा किया। उन्होंने पूछा, रिक्षाशा कहाँ है? क्या वह अभी तक वापस नहीं आई है? उन्हें पहले ये जानना था कि नागा की भूल भुलैया किस मंजिल पर थी। महेश्वर सिंह ने कठोरता से उत्तर दिया, लेस देन स्वामी, यहाँ भूल भुलैया का केंद्र स्थित है। ये वह स्थान भी है जहाँ आप रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अंडर एल्फ को ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में जाने देना बुद्धिमानी है। ग्रेटर दैन उनके स्वर में गर्व की भावना थी। उन्हें अवश्य गर्व था कि वे स्वयं रुद्र प्रताप के अतिरिक्त स्वामी कक्ष में प्रवेश कर सकने वाले एकमात्र अन्य व्यक्ति थे। ये बचकाना था, परंतु उनका एक बिंदु था। नागाओं के विपरीत जिन्हें रुद्र प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, रिक्षाशा भूल भुलैया के बाहर से एक खानाबदोश थी। वे उसकी निष्ठा प्रतिज्ञा पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बेहतर जानते थे। अधोलोक उसके लिए अत्यधिक संकटपूर्ण था, तो मैं उसे खोजूंगा, उन्होंने कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। रिक्षाशा कोने की मेज पर बैठी थी, जैसे वह उनकी पहली भेंट में थी। तथापि उसने इस बार हल्के कपड़े पहने थे। उसके सिर से पैर तक ढकने वाले दीर्घ वस्त्र के स्थान पर उसने एक काली चमड़े की जैकेट और पैंट पहनी थी जो उसकी वक्रताओं पर जोर देती थी। यह एक सुखद दृश्य था, परंतु रुद्र प्रताप के पास निपटाने के लिए मामले थे। रिक्षाशा, रुद्र प्रताप ने प्रारंभ किया। रिक्षाशा सिकुड़ गई और जब उन्होंने उसे बुलाया तो घुटनों के बल झुक गई। जी, मेरे महान राजा। चिंतित की उसकी औपचारिकताएं उनकी व प्या की मात्रा आधारत प्या की मात्रा ल प्या की मात्रा पी को अत्यधिक दीर्घ खींच सकती हैं। रुद्र प्रताप सीधे मुद्दे पर गए। तुम इस भूल भुलैया में पहुंचने से पूर्व एक भटकने वाली थी, क्या मैं सही हूं? मैं वास्तव में थी। क्या तुम जानती हो कि हम अभी किस मंजिल पर हैं? रुद्र प्रताप को उसके लिए उच्च अपेक्षाएं थीं, क्योंकि वह रहने के स्थान के बिना अधोलोक में भ्रमण कर रही थी। तथापि उसका उत्तर संतोषजनक से बहुत दूर था। मैंने सुना था कि मनुष्य अधोलोक को इस प्रकार विभाजित करते हैं, परंतु मुझे उस वर्गीकरण के विवरणों का ज्ञान नहीं है। कृपया अपनी इस निकम्मी सेविका को दंडित करें। रुद्र प्रताप की निराश दृष्टि को देखकर रिक्षाशा जमीन पर समतल लेट गई और माफी मांगी, मानो उसने कोई घोर पाप किया हो। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे इस भूल भुलैया के आसपास जो कुछ तुमने देखा है उसके विषय में और अधिक बता सकती हो? रुद्र प्रताप ने पूछा, सोचते हुए कि वे उसकी जानकारी से अपने स्थान का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। रिक्षाशा गहरे विचार में अपनी आंखें झपकाए और व्याख्या करना प्रारंभ किया। उसने निकटवर्ती प्राणियों और पशुओं की सूची बनाकर शुरुआत की। परिचित और विदेशी नाम थे, परंतु उनमें से किसी ने भी विशेष रूप से उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। रिक्षाशा बकवास करती रही, परंतु रुद्र प्रताप अभी तक संतुष्ट नहीं थे। तत्पश्चात उसने निकटवर्ती भूगोल का वर्णन करना प्रारंभ किया, परंतु व्यर्थ। रुद्र प्रताप निराश थे। वे रिक्षाशा को रोकने ही वाले थे जब उसने कुछ अविश्वसनीय कहा। एक क्षण रुको, जो तुमने अभी कहा उसे दोहराओ, रुद्र प्रताप ने कहा। रिक्षाशा ने बिना एक भी त्रुटि के वैसा ही किया। यहाँ से बहुत दूर नहीं एक अजगर की भूल भुलैया है, पैदल लगभग 4 दिन दूर। रुद्र प्रताप चीजों की कल्पना नहीं कर रहे थे। अरे बकवास। वे स्वयं को भौहें सिकोड़ने और शाप देने से रोक नहीं सके। एक पड़ोसी होना कभी भी अच्छी खबर नहीं थी। रुद्र प्रताप, जो पहले अधोलोक ड्यूक की भूल भुलैया में एक सुरंग खोदने वाले थे, भूल भुलैया स्वामियों के युद्धप्रिय स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। केवल एक दुखद भाग्य कमजोर भूल भुलैयों की प्रतीक्षा करता था। प्रारंभ करने के लिए सुरंग खोदने वालों को अक्सर अन्य भूल भुलैयों पर आक्रमण करने के लिए मार्ग बनाने के लिए तैनात किया जाता था। स्वाभाविक रूप से वे अपनी आंखों के सामने एक युद्ध प्रकट होते हुए देख सके थे और सीख सके थे कि यह कितना बर्बर हो सकता है। पैदल 4 दिन, ये व्यवहारिक रूप से बगल में है। रुद्र प्रताप ने अचानक एक संकट का अनुभव किया। वे प्रतिशोध के लिए भूल भुलैया का विस्तार कर रहे थे, परंतु वे प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं चाहते थे। उन्हें गहराई से आशंका हुई कि अजगर ने शायद उनकी भूल भुलैया की खोज कर ली हो। रिक्षाशा एक के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी।
एक अन्य भूल भुलैया का स्वामी भी वैसा ही कर सकता था। रुद्र प्रताप को अपरिपक्व नागा की भूल भुलैया की रक्षा करने का एक तरीका चाहिए था। महेश्वर, उन्होंने पुकारा। महेश्वर सिंह, जो रिक्शाशा से मिलने से बचने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, शीघ्रता से अपने स्वामी के पास दौड़े। वे उनकी आवाज से चिंतित प्रतीत हुए, जिसमें तात्कालिकता का एक स्वर था। तुरंत एक दल एकत्रित करो और रिक्शाशा का अनुसरण करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। लेस देन, यह अचानक क्या? ग्रेटर दैन, निकट में एक भूल भुलैया है। चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए इसका स्वामी वहां है। महेश्वर सिंह का पीला चेहरा और भी अधिक पीला हो गया, यहाँ तक कि वे भी इस समाचार से भयभीत प्रतीत हुए। वे जानते थे कि भूल भुलैयों के बीच एक युद्ध कितना तीव्र और क्रूर हो सकता है, विशेष रूप से पराजित के लिए। भूल भुलैया के सटीक आकार और श्रेणी का पता लगाना एक कठिन कार्य होगा, परंतु तुम्हें हमारी भूल भुलैया की इससे तुलना करने में सक्षम होना चाहिए, रुद्र प्रताप ने नोट किया। लेस देन, हमें कब निकलना चाहिए? ग्रेटर दैन, महेश्वर सिंह ने पूछा। रुद्र प्रताप ने बिना संकोच के महेश्वर सिंह को उत्तर दिया, अभी। तारांकन तारांकन तारांकन। महेश्वर सिंह ने 3 नागा योद्धाओं को एकत्रित किया और रिक्शाशा के साथ तुरंत प्रस्थान किया। रुद्र प्रताप सिंहासन पर बैठे रहे, उनका मन अशांत विचारों से भरा हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शांति और एकांत में अपनी भूल भुलैया का निर्माण करने की उनकी योजना इतनी जल्दी जटिल हो जाएगी। एक अजगर की भूल भुलैया, ये शब्द ही उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। अजगर अधोलोक के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से थे और उनकी भूल भुलैयाएं प्रायः विशाल और अभेद्य थीं। यदि ऐसा स्वामी नागा की भूल भुलैया के अस्तित्व के विषय में जान जाता तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। रुद्र प्रताप ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, जहां परजीवी का निशान मंद रूप से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या यह उन्हें किसी आने वाले खतरे के विषय में चेतावनी दे रहा था। असामान्य गतिविधि का पता चला है। भूल भुलैया की रक्षा को मजबूत करने की अनुशंसा की जाती है। संदेश उनकी दृष्टि में प्रकट हुआ, उनकी आशंकाओं की पुष्टि करते हुए। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। उन्हें कार्य करना था और शीघ्रता से। उन्होंने अपने विकल्पों पर विचार किया। वे भूल भुलैया की रक्षा को मजबूत कर सकते थे, अधिक नागा योद्धाओं को बुला सकते थे, या शायद प्रजनन फार्म का उपयोग करना प्रारंभ कर सकते थे जिसका निर्माण अभी पूर्ण हुआ था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें अधिक जानकारी चाहिए थी। महेश्वर सिंह और रिक्शाशा को लौटने में 4 दिन लगेंगे, शायद अधिक यदि उन्हें अजगर की भूल भुलैया की जांच करने में अतिरिक्त समय व्यतीत करना पड़ा। उस समय तक रुद्र प्रताप को यह सुनिश्चित करना था कि नागा की भूल भुलैया किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार थी। वे सिंहासन से उठे और भूल भुलैया के माध्यम से चलना प्रारंभ किया, प्रत्येक गलियारे का निरीक्षण करते हुए, प्रत्येक रक्षा का मूल्यांकन करते हुए। नागा कार्यकर्ता व्यस्तता से काम कर रहे थे, प्रजनन फार्म और बार को अंतिम रूप देते हुए। नागा योद्धा अपने पदों पर सतर्क थे, उनकी आंखें किसी भी खतरे के संकेत के लिए स्कैन कर रही थीं। रुद्र प्रताप रुके और प्रजनन फार्म का निरीक्षण किया। यह एक विशाल कक्ष था, दीवारों के साथ विचित्र, चमकते अंडों से भरे गर्त के साथ। महेश्वर सिंह ने समझाया था कि ये अंडे समय के साथ नागा योद्धाओं में विकसित होंगे, भूल भुलैया की सेना के लिए एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हुए। परंतु प्रक्रिया धीमी थी और रुद्र प्रताप के पास प्रतीक्षा करने का विलासिता नहीं था। उन्हें अभी शक्ति चाहिए थी। उन्होंने अपने मस्तिष्क को दोहराया, समाधानों की खोज करते हुए। शायद वे काले व्यापारी से फिर से मिल सकते थे, अधिक शक्तिशाली शस्त्र या कवच खरीद सकते थे, या शायद वे सतह पर लौट सकते थे और जया यामिनी के दल के साथ एक और अभियान में शामिल हो सकते थे, अधिक डाउन रत्न एकत्रित करने के लिए। परंतु गहराई में रुद्र प्रताप जानते थे कि सत्य क्या था। यदि अजगर का स्वामी वास्तव में एक खतरा था, तो कोई भी मात्रा में तैयारी पर्याप्त नहीं हो सकती थी। उनकी एकमात्र आशा ये थी कि अजगर ने अभी तक नागा की भूल भुलैया को नोटिस नहीं किया था और यह कि महेश्वर सिंह और रिक्शाशा उपयोगी जानकारी के साथ सुरक्षित रूप से लौटेंगे। रुद्र प्रताप ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने इतनी कठिनाई से इस भूल भुलैया का निर्माण किया था, वे इसे अब नहीं खोएंगे। मैं तैयार रहूंगा, उन्होंने स्वयं से फुसफुसाया। जो कुछ भी आता है, मैं तैयार रहूंगा। महेश्वर सिंह अपने साथ एक नागा योद्धा और एक नागा धनुर्धर लेकर रिक्शाशा का अनुसरण करने गए। इस बीच रुद्र प्रताप को लगभग 1 सप्ताह तक भूल भुलैया में रहना पड़ा। वे अपनी भूल भुलैया को खाली नहीं कर सकते थे जब उनका बगल में एक पड़ोसी था। वे अविश्वसनीय रूप से बेचैन हो गए। उन्होंने भूल भुलैया को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वह किया था। उन्हें तब अपने निर्णयों पर कोई पछतावा नहीं था, कम से कम उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। परंतु पूर्वव्यापी दृष्टि से वे अत्यधिक आत्मसंतुष्ट रहे थे। रुद्र प्रताप को केवल वही करने के बजाय असंभव को पूर्ण करना था जो वे कर सकते थे। उनके लिए यह मान लेना अविवेकपूर्ण था कि वे अकेले जंगल के नियम से बच सकते हैं। फिर भी वे एक कठोर व्यक्ति थे जो पूर्व की गलतियों पर विचार नहीं करते थे। जबकि वे महेश्वर सिंह और अन्य नागाओं के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें करने के लिए कार्य मिला।
परित्यक्त भूल भुलैया का खंड 11/30। अपरिपक्व डाउन रत्न 3/20। अपरिपक्व डाउन रत्न 2/13। टूटा हुआ डाउन रत्न खंड 1/5। रुद्र प्रताप ने परजीवी द्वारा खोजे गए भूल भुलैया खंडों और डाउन रत्नों को निपटाने से प्रारंभ किया। उन्होंने उन्हें वेदी पर फेंका और उनके कालकोठरी ऊर्जा में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा की। उनकी आंखें विस्तृत हो गईं जब उन्होंने देखा कि खंड कितनी भी देर प्रतीक्षा करने पर गायब नहीं हुआ, जबकि डाउन रत्न सफलतापूर्वक कुल 6 कालकोठरी ऊर्जा में परिवर्तित हो गए। विचित्र संदेशों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। परित्यक्त भूल भुलैया का खंड। ये पत्थर का खंड कभी एक पराक्रमी भूल भुलैया का भाग था, परंतु यह अब दीर्घकाल की उपेक्षा के कारण एक औसत डाउन रत्न के तुलनीय है। तथापि स्वामी रुद्र प्रताप के हाथों में नवीन संभावनाएं खुल गई हैं। भूल भुलैया के सभी खंड एकत्रित करें। परित्यक्त भूल भुलैया का खंड 1/17। कालकोठरी ऊर्जा के निष्कर्षण पर खंड नष्ट हो जाएगा। क्या आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, 11 कालकोठरी ऊर्जा प्राप्त करें। नहीं, परित्यक्त भूल भुलैया का खंड अक्षुण्ण रहता है। रुद्र प्रताप को इन संदेशों का क्या अर्थ है इसका कोई विचार नहीं था। वे स्तब्ध थे, क्योंकि नवीन कर्मियों को बुलाना उनके मन में एकमात्र प्राथमिकता थी। संदेश विंडो निरंतर झिलमिलाती रही, मानो रुद्र प्रताप को तुरंत चुनने के लिए दबाव डाल रही हो, परंतु जानकारी के अभाव के कारण उनके पास अपना चयन स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने संदेश विंडो को दूर किया और उपलब्ध आह्वानों की सूची को स्कैन किया। तारांकन तारांकन तारांकन। नागा पुजारी निम्न श्रेणी 17। ये प्रारंभिक सांप की पूजा करता है। अधोलोक का एक संत और एक चिकित्सक दोनों होने के नाते ये घायल नागाओं को चंगा कर सकता है। नागा द्वारपाल 25। ये पराक्रमी द्वारपाल एक विश्वसनीय योद्धा है। किसी भी अन्य नागाओं की तुलना में अधिक सशक्त और अधिक दृढ़। यह आपकी अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं करने देगा। भूल भुलैया के उन्नयन के पश्चात सूची में नवीन कर्मियों को जोड़ा गया था। रुद्र प्रताप को किसी भी चीज से अधिक नागा द्वारपाल की आवश्यकता थी, तथापि उन्हें इसे बुलाने के लिए विशाल मात्रा में कालकोठरी ऊर्जा व्यय करनी थी। अंततः उन्होंने अपने अधिकार में शेष कालकोठरी ऊर्जा की जांच की और एक नागा द्वारपाल और 10 नागा सैनिकों को बुलाया। इसने उनकी शेष सभी कालकोठरी ऊर्जा का उपयोग किया, परंतु यह इसके लायक था। 10 पंक्तिबद्ध नागा सैनिक अत्यंत विश्वसनीय दिख रहे थे, तथापि नागा द्वारपाल शेष समूह से अलग खड़ा था। एक नागा योद्धा एक नागा सैनिक से एक सिर लंबा था, परंतु यहाँ तक कि वह भी नागा द्वारपाल की तुलना में फीका पड़ गया। लगभग 3 मीटर लंबा, नागा द्वारपाल के पास इसकी ऊंचाई के अनुरूप विशाल कंधे थे। इसने एक भाला और एक विशाल ढाल भी धारण की थी, जो इसे अत्यंत भयावह दिखाती थी। हाँ, नागा द्वारपाल ने एक भेदक चीख के साथ अपना भाला जमीन में ठोका। तत्पश्चात यह स्वामी कक्ष छोड़ गया, हवा में अपनी मोटी पूंछ घुमाते हुए। ये सहज रूप से बिना किसी आदेश के द्वार की ओर जाता प्रतीत हुआ। तुम और तुम इस भंडारण की रक्षा करो। तुम शेष प्रवेश द्वार पर जाओ। रुद्र प्रताप ने नागा सैनिकों को भूमिकाएं आवंटित करने के पश्चात राहत महसूस की, जो उन्हें निर्विकार घूर रहे थे। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ कर दिया हो। यद्यपि वे अभी भी आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, उन्होंने इस क्षण में जो कुछ भी कर सकते थे वह किया था। रिक्षाशा और महेश्वर सिंह एक दिन के भीतर लौट आए। उत्तरार्ध एक दुर्लभ अव्यवस्थित अवस्था में थे, ये संकेत करते हुए कि यात्रा कठिन रही थी। तथापि उन्होंने अपनी धूल भरी उपस्थिति की परवाह नहीं की और तुरंत रुद्र प्रताप को रिपोर्ट की। लेस देन वह अंडर एल्फ से ही थी। पास में एक अन्य भूल भुलैया थी, पैदल लगभग 4 दिन दूर। ग्रेटर दैन, रुद्र प्रताप ने शाप दिया। उन्होंने अच्छी खबर के लिए प्रार्थना की थी, परंतु रिक्षाशा अंततः सही थी। हमारी भूल भुलैया की तुलना में ये कैसी है? उन्होंने पूछा। महेश्वर सिंह ने अपने होंठ कसकर बंद करके रिक्षाशा को घूरा। रुद्र प्रताप ने उनके स्पष्ट अविश्वास को अनुभव किया और कुछ समय के लिए विचार करने के पश्चात रिक्षाशा को स्वामी कक्ष से बाहर भेज दिया, कहते हुए, अच्छा किया। अच्छी तरह विश्राम करो। मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने स्वामी के लिए उपयोगी हो सकी। रिक्षाशा ने बिना किसी निराशा के संकेत के उनका अभिवादन किया और गायब हो गई। महेश्वर सिंह ने पुष्टि की कि अंडर एल्फ दृष्टि से बाहर थी और कठोर अभिव्यक्ति के साथ विस्तार से बताना प्रारंभ किया। लेस देन गश्त पर रक्षक थे, इसलिए हम भूल भुलैया के निकट नहीं जा सके। तथापि हम एक ही दृष्टि में बता सकते थे कि उनकी भूल भुलैया हमारी भूल भुलैया से अधिक सशक्त है। हमें तुरंत अपनी रक्षा को मजबूत करना होगा। ग्रेटर दैन, मैंने तुम्हारे जाने के दौरान एक नागा द्वारपाल और 10 नागा सैनिकों को बुलाया। क्या वह पर्याप्त नहीं होना चाहिए? लेस देन, मैंने पहले से ही उन्हें अपनी गणनाओं में शामिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त हम भूल भुलैया के भीतर सैन्य शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सके। ग्रेटर दैन, केवल एक के बाद एक दुविधा थी। यह अत्याचारपूर्ण था। जब भी रुद्र प्रताप एक समस्या को हल करने में सफल होते, उन्हें फिर एक अन्य अधिक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता। तथापि महेश्वर सिंह के पास साझा करने के लिए अधिक बुरी खबर थी। उन्होंने शत्रु की भूल भुलैया की रक्षा करने वाले नायक श्रेणी के कर्मियों को देखा था।
ये हास्यास्पद है, रुद्र प्रताप ने कहा। उनकी भूल भुलैया को पहले से ही एक औसत सेना से निपटने में कठिनाइयां थीं, युद्ध में विशेषीकृत नायक श्रेणी के कर्मियों का उल्लेख न करते हुए। वे महेश्वर सिंह से भिन्न होंगे, जो अपनी नायिका श्रेणी की स्थिति के बावजूद डिफ़ॉल्ट रूप से एक नागा दासी थीं। लेस दैन एकमात्र उद्धार यह है कि शत्रु अभी तक हमारे अस्तित्व से अनजान है। हमारे पास स्वयं को तैयार करने के लिए कुछ समय है। ग्रेटर दैन, उसने रुद्र प्रताप को सांस लेने के लिए कुछ स्थान दिया, परंतु सावधानी के पक्ष में त्रुटि करते हुए उन्होंने महेश्वर सिंह से पूछा कि शत्रु को नागा की भूल भुलैया के अस्तित्व के विषय में क्यों पता नहीं होगा। महेश्वर सिंह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, लेस देन यदि शत्रु को हमारी भूल भुलैया के विषय में पता होता तो उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा होता। उसने बहुत पहले हम पर हमला किया होता। ग्रेटर दैन, वे सही थे, परंतु अब उनकी अंतर्दृष्टि पर आश्चर्य करने का समय नहीं था। उन्हें यथाशीघ्र भूल भुलैया की रक्षा को मजबूत करना था। आइए अभी के लिए डाउन रत्न खोजने को प्राथमिकता दें। रुद्र प्रताप ने निम्नतम श्रेणी के डाउन रत्नों को स्मरण करते हुए बात की जो उनके नागा कार्यकर्ता ढो रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने एक क्षण के लिए रुक गए। लेस देन स्वामी, ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह ने पूछा। कार्यस्थल कहाँ है? रुद्र प्रताप ने उत्तर में पूछा। महेश्वर सिंह ने प्रश्नों को बाद के लिए छोड़ दिया और उन्हें खदान की ओर ले गए जहां नागा कार्यकर्ता काम करते थे। रुद्र प्रताप रुक गए और पुकारा, महेश्वर। लेस देन जी, ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह ने उत्तर दिया। मैं एक मूर्ख हूँ, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। महेश्वर सिंह ने उन्हें विस्तृत आंखों से घूरा जब उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। लेस देन स्वामी, ग्रेटर दैन अपने स्वामी की अचानक आत्मा आलोचना से आश्चर्यचकित, महेश्वर सिंह ने भ्रम में अपना सिर एक ओर झुकाया। यह इसलिए था क्योंकि रुद्र प्रताप अपने आत्मा अवमाननापूर्ण शब्दों के बावजूद कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। महेश्वर सिंह को समझाने के स्थान पर उन्होंने कार्यस्थल को स्कैन किया और हंसना प्रारंभ किया। लेस देन स्वामी, ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पूछा, परंतु रुद्र प्रताप हंसना बंद नहीं कर सके। वे प्रत्येक सतह से निकलने वाली चमकदार हरी प्रकाश को देखने के पश्चात शांत कैसे रह सकते थे। परजीवी ने कुछ अदृश्य का पता लगाया है। परजीवी की क्षमता, पहचान सक्रिय हो गई है। परजीवी के रडार पर कुछ पकड़ा गया है। परजीवी ने कुछ विचित्र नोटिस किया है। परजीवी संदेशों की बाढ़ ने उनकी दृष्टि को भर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन, आपने श्रद्धांजलि के रूप में वेदी को निम्नतम श्रेणी के डाउन रत्न दिए हैं। वे छोटे और खराब गुणवत्ता के हैं, परंतु उनमें से पर्याप्त हैं कि कालकोठरी ऊर्जा की एक पर्याप्त मात्रा उत्पन्न कर सकें। कुल मिलाकर 55 कालकोठरी ऊर्जा संचित हुई है। रुद्र प्रताप संदेशों से प्रसन्न थे। उन्होंने तुरंत कालकोठरी ऊर्जा को पुनः भर दिया था, जिसे उन्होंने पहले नागा द्वारपाल को बुलाने के लिए समाप्त किया था। आह्वान, वे नागा के सिंहासन पर बैठे और अपनी सेना के नवीन सदस्यों को बुलाया। तथापि महेश्वर सिंह ने सलाह दी कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। लेस देन जनशक्ति की गुणवत्तापूर्ण संख्या की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इस क्षण हमारे पास विकल्प समाप्त हैं। मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। ग्रेटर दैन, क्या कोई अन्य विधि है? लेस देन, यदि हमारे पास पर्याप्त समय होता तो हम भूल भुलैया को उन्नत कर सकते थे या भाड़े के सैनिकों की भर्ती कर सकते थे। भगवान जानता है कि भाड़े के सैनिक कब पहुंचेंगे। ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह ने रुद्र प्रताप को यह भी बताया कि नागा की भूल भुलैया उनकी सहायता के लिए आ सकने वाले अनेक आगंतुकों के लिए अत्यधिक नवीन थी। रुद्र प्रताप की व्यथाएं बढ़ गईं। उनके पास परजीवी की पहचान क्षमता का पूर्णतम दोहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वे क्षेत्र में मिल सकने वाले सभी डाउन रत्नों को खोज सकें। तथापि ये डाउन रत्न भी अच्छे उपयोग के लिए अत्यधिक खराब गुणवत्ता के थे। इसके अतिरिक्त भूल भुलैया को अधिक कर्मियों को समायोजित करने के लिए तत्काल उन्नयन की आवश्यकता थी, क्योंकि यह पहले से ही अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच रही थी। हमें एक समाधान खोजना होगा। रुद्र प्रताप किसी से भी अधिक चिंतित थे। वे आखिरकार भूल भुलैया के केंद्र के साथ अपना भाग्य साझा करते थे। ठीक तभी भूल भुलैया में एक आगंतुक आया। ओह, आपको परजीवी कैसा लगा? जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक दुर्लभ वस्तु है जिसकी हम काले व्यापारियों के पास भी सीमित मात्रा है। काला व्यापारी हास्यास्पद रूप से छटपटाया और एक महान कोलाहल किया। आप मेरे यहाँ होने से अत्यधिक प्रसन्न नहीं लगते। उसने अत्यधिक परेशान दृष्टि से रुद्र प्रताप की ओर देखा, जो बिना किसी अभिवादन के उसे घूर रहे थे। यद्यपि रुद्र प्रताप का काले व्यापारी के साथ एक शालीन व्यापार हुआ था, उत्तरार्ध की उपस्थिति ने पूर्वार्ध को पर्याप्त रूप से असहज बनाया। वे काले व्यापारी से दीर्घकाल तक बात नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार वे सीधे मुद्दे पर गए और पूछा कि काला व्यापारी यहाँ क्यों था। काले व्यापारी ने रुद्र प्रताप की अधीरता के विषय में शिकायत की, परंतु मामलों पर चर्चा करना प्रारंभ किया। क्या आप संयोगवश किसी कठिनाई में हैं? क्या? रुद्र प्रताप बेतुके प्रश्न से असमंजस में थे। उसे यह जानकारी कहाँ से मिली? काले व्यापारी के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। एक नवीन भूल भुलैया विकसित करने के लिए हमेशा बहुत कार्य की आवश्यकता होती है।
आपको इसे उन्नत करना होगा, अपनी सेनाओं का विस्तार करना होगा, घृणित प्राणियों को भगाना होगा, इत्यादि। वाह, इसके विषय में सोचने से ही मुझे पसीना आ जाता है। यदि आपने भूल भुलैया सौंपी भी तो मैं इसे कभी नहीं लूंगा। एक भटकने वाला होना बेहतर है। क्या आपके पास उपस्थित होने के लिए अनेक मामले नहीं हैं और आपके सिंहासन के पीछे अनगिनत शत्रु नहीं हैं? काला व्यापारी बकवास करता रहा, मानो वह एक नाटक प्रस्तुत कर रहा हो। अचानक, तथापि, उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति धारण की। सार में, हम, काले व्यापारी, आपकी पीड़ा के साथ सहानुभूति रखते हैं, उसने एक सस्ते विक्रेता की तरह बकवास की। रुद्र प्रताप अपनी स्तब्धता से बाहर निकले और पूछा, मेरी पीड़ा के साथ सहानुभूति रखते हैं? ये सही है। काले व्यापारी ने अपनी विशाल आंखें धूर्तता से सक्रिय की और पूछा, क्या आपको किसी चीज की अत्यावश्यक आवश्यकता नहीं है? काले व्यापारी की धूर्त, अंधकार में आंखें चमकीं। रुद्र प्रताप को ऐसा लगा मानो उन्हें असावधान पकड़ लिया गया हो। उन्होंने बाहें सिकुड़ी और अपनी चेहरे की अभिव्यक्ति को छिपाया। कुछ जो मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। रुद्र प्रताप ने मूर्ख बनने का प्रयास किया, परंतु काला व्यापारी सब कुछ जानता प्रतीत हुआ और बोला, पास में एक भूलभुलैया है जिस पर बेसिलिस्क राजा एनेक्स का शासन है। मैं उनसे पहले कई बार मिला हूं और वे अधीर और हिंसक दोनों प्रतीत हुए। रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। वे शपथ ले सकते थे कि काला व्यापारी उन्हें धमकी दे रहा था। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने पूछा। मैं वह नहीं हूं जो कुछ चाहता है, काले व्यापारी ने उत्तर दिया। रुद्र प्रताप काले व्यापारी के घृणित मुंह को थप्पड़ मारना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। काले व्यापारी पर कठोरता से सवारी करते हुए वे असहज महसूस करेंगे। इसके स्थान पर उन्होंने पूछा, आप क्या प्रस्तावित कर सकते हैं? अब हम बात कर रहे हैं। काला व्यापारी ने ताली बजाई और प्रसन्नता में उद्गार व्यक्त किया। हम, काले व्यापारी, संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी भूल भुलैया के उन्नयन के लिए आवश्यक संसाधन ला सकते हैं या यहाँ तक कि आपको भाड़े के सैनिकों से परिचित करवा सकते हैं। हम यदि आप चाहें तो मानव दास भी ला सकते हैं, यद्यपि आपको अभी उनकी आवश्यकता नहीं होगी। काले व्यापारी का व्यवहार समझना कठिन था। वह एक सस्ता विक्रेता प्रतीत हुआ, परंतु वह किसी भी समय एक धूर्त धोखेबाज में परिवर्तित हो सकता था। कभी कभी उसने एक खतरनाक अनुभूति भी दी जिससे उलझना नहीं था। इसके अतिरिक्त, हम काले व्यापारी नवीन भूलभुलैया स्वामियों की कठिनाइयों को किसी से भी बेहतर समझते हैं। उनके पास संसाधनों और जनशक्ति का अभाव है, अनेक अन्य चीजों के बीच। इसलिए हमने वह धैर्य विकसित करना सीखा है जो हमारे ग्राहकों के अपने बिलों का भुगतान करने तक प्रतीक्षा करने के लिए आवश्यक है। काला व्यापारी बकवास करता रहा जबकि रुद्र प्रताप उसके शब्दों पर विचार कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, हम ऋण सेवाएं प्रदान करते हैं, उसने मैत्रीपूर्ण मुस्कान धारण करते हुए कहा। उसके शब्द रुद्र प्रताप के लिए अविश्वसनीय रूप से सम्मोहक थे, जो अन्य भूलभुलैया के हमले के विषय में चिंतित थे। इससे बेहतर सौदा नहीं हो सकता था। आपका प्रस्ताव लगभग सत्य होने के लिए अत्यधिक अच्छा लगता है, फिर भी मैं संभवतः इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। रुद्र प्रताप ने प्रारंभ किया। निश्चित रूप से, हमारे ग्राहकों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। काले व्यापारी ने अपने हाथ रगड़े और धूर्तता से मुस्कुराया। हम अभी एक अनुबंध लिख सकते हैं यदि आप रुचि रखते हैं। हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। हम बहादुर और वफादार भाड़े के सैनिकों से लेकर शानदार डाउन रत्नों तक कुछ भी प्रस्तावित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... परंतु मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करता हूँ। रुद्र प्रताप ने उसे बीच में ही काट दिया। मुझे खेद है। बातूनी काला व्यापारी रुद्र प्रताप के संक्षिप्त उत्तर को सुनकर तुरंत निराश दिखा। रुद्र प्रताप ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ जारी रखा, सभी सद्भावना एक मूल्य पर आती है, विशेष रूप से अधोलोक में। बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। ये सब काले व्यापारी के सिद्धांत का भाग है, नवीन भूलभुलैया स्वामियों की कठिनाइयों के साथ सहानुभूति रखना। मुझे निश्चित है कि एक पकड़ है। रुद्र प्रताप ने पुनः बाधित किया। काला व्यापारी पुनः बकवास करना प्रारंभ किया। एक शर्त है, परंतु हमें केवल एक अत्यंत महत्वहीन जमानत के टुकड़े की आवश्यकता है। रुद्र प्रताप सही थे। मुझे रुचि नहीं है, उन्होंने बिना संकोच के काले व्यापारी को बताया। कृपया पुनर्विचार करें। आप कभी नहीं जानते कि एनेक्स के अधीनस्थ कब आपकी भूलभुलैया में दौड़ेंगे। आप अपनी सेना से उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे। काले व्यापारी ने समझाना छोड़ दिया और रुद्र प्रताप को धमकाना प्रारंभ किया, परंतु उत्तरार्ध ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अंततः काला व्यापारी भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ नागा की भूलभुलैया छोड़ने से पूर्व बकवास करता रहा। महेश्वर, रुद्र प्रताप ने प्रारंभ किया। लेस देन जी, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। क्या मैंने सही निर्णय लिया? रुद्र प्रताप के पास एक उदास दृष्टि थी जब उन्होंने द्वार के परे अंधकार को घूरा। लेस देन स्वामी, काला व्यापारी झूठ नहीं बोल रहा था। हम अपनी वर्तमान सैन्य शक्ति से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। ग्रेटर देन यहाँ तक कि महेश्वर सिंह, जो शायद ही कभी उनके विरुद्ध गए, ने उनके निर्णय पर अपनी चिंताएं व्यक्त की।
परंतु मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सौदा नहीं कर सकता जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। आपके अनुसार काले व्यापारी इस व्यापार से कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वे मेरी सहायता करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? वे निश्चित रूप से बदले में कुछ चाहते हैं। लेस देन फिर भी, ग्रेटर देन पर्याप्त। हम अपनी समस्या से निपटने के लिए किसी खतरनाक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। आइए यहाँ अपनी चर्चा बंद करें। लेस देन जी, स्वामी। ग्रेटर देन महेश्वर सिंह के पास प्रश्न थे, परंतु उन्होंने उन्हें आगे व्यक्त नहीं किया। तथापि वे पूरे समय चिंतित दिखने में सहायता नहीं कर सके। हमें केवल जीतना है। रुद्र प्रताप को निश्चित नहीं था कि क्या वे ये शब्द महेश्वर सिंह के लिए बोल रहे थे या स्वयं से। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप काले व्यापारी के जाने के तुरंत पश्चात भूल भुलैया से बाहर आए। नागा की भूल भुलैया की विशेषता ठंड के दीर्घकालीन संपर्क के कारण उनकी स्थिति सर्वोत्तम नहीं थी। जिस क्षण वे भारी हृदय के साथ भूल भुलैया छोड़ गए, वे पुनः सुगमता से सांस ले सके। तथापि समय उनके पक्ष में नहीं था। उन्हें शत्रु सेनाओं के उनकी भूल भुलैया पर भगदड़ मचाने से पूर्व शीघ्रता से अपना व्यवसाय निपटाना था। वे श्री बैक से मिलने गए। आपको यहाँ क्या लाया? श्री बैक ने रुद्र प्रताप का स्वागत किया, जो बिना किसी सूचना के आए थे। संक्षिप्त रूप से, मुझे आपसे कुछ पूछना है, रुद्र प्रताप ने प्रारंभ किया। आपको लगता है कि ये दासन कॉल सेंटर है? केवल तब आते हैं जब आपके पास प्रश्न हो, क्या? हम्फ, श्री बैक ने बड़बड़ाया, परंतु उनकी आंखें जिज्ञासा से चमकी कि रुद्र प्रताप क्या पूछेंगे। क्या आपने एनेक्स की भूल भुलैया के विषय में सुना है? रुद्र प्रताप ने भूल भुलैया स्वामी के नाम का उदाहरण दिया, जो उन्होंने काले व्यापारी से सुना था। एनेक्स? श्री बैक ने पूछा। हाँ, बेसिलिस्क के राजा के रूप में भी जाना जाता है। श्री बैक ने कुछ समय के लिए विचार किया, क्योंकि उनकी झुर्रियां गहरी हो गईं। आप भूल भुलैया प्रबंधन कार्यालय का दौरा क्यों नहीं करते? मुझे निश्चित है कि आप वहां के लोगों से काफ़ी जानकारी पा सकते हैं। ये सत्य है, परंतु प्रबंधक बहुत अधिक बात करते हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। गंजा बातूनी प्रबंधक हर जगह अफवाहें फैलाएगा। यही कारण था कि उन्होंने श्री बैक से जानकारी खरीदना चुना था। एनेक्स? श्री बैक रुके। प्रतीत होता है कि उन्हें जो पता था उसे स्मरण करने में कठिनाई हो रही थी। आप नहीं जानते। मुझे परेशान मत करो। तुम इतने शोरगुल वाले हो। रुद्र प्रताप ने निराशा से श्री बैक को उत्तर के लिए दबाया था, परंतु उन्हें केवल एक फटकार मिली। उन्होंने तब से अपना मुंह बंद रखा। इस बीच श्री बैक अपने पहले से ही जुरीदार चेहरे पर भौहें सिकुड़कर अपनी यादों में भटकते रहे। अंततः श्री बैक ने कहा, मुझे विशेष रूप से कुछ भी याद नहीं है। बुढ़ापा अवश्य मुझ पर हावी हो रहा है। क्या ये तत्काल है? जितनी जल्दी आप याद कर सकें उतना बेहतर। अर्घ? तो कल फिर से आओ। मैं उपलब्ध सभी स्रोतों को स्कैन करूंगा। समझ गया। रुद्र प्रताप को कोई मूल्यवान जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु निराश होने के लिए बहुत जल्दी थी। वे निश्चित थे कि श्री बैक उन्हें संकेत खोजेंगे। वे कार्यालय छोड़ गए और जया यामिनी को फोन किया। जया यामिनी कॉल के शीघ्र पश्चात क्षण भर में उनकी दहलीज पर थीं। अरे देखो, हमारे पास कौन है? आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने पूछा। क्या आप मेरी एक सहायता कर सकती हैं? रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। यह क्या है? पूर्व घटना के बाद से रुद्र प्रताप के प्रति आभारी जया यामिनी ने मुद्दे पर काट दिया, मानो इनकार कभी एक विकल्प नहीं था। क्या आप मुझे निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं? जैसे? उनके अविश्वसनीय उत्साह ने रुद्र प्रताप को थोड़ा परेशान किया, परंतु उन्होंने शीघ्रता से उन वस्तुओं की सूची बनाई जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। यद्यपि वे सूची सुनने पर भ्रमित दिखी, उन्होंने सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की और घर छोड़ दिया। वे एक दिन के भीतर लौट आईं, कहते हुए, मुझे वे वस्तुएं मिल गईं जो आपने मांगी थीं, परंतु आपको उनकी आवश्यकता क्यों है? धन्यवाद, मैं इसकी भरपाई करूंगा। रुद्र प्रताप ने उत्तर देने के स्थान पर जया यामिनी को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें अपने होंठ चटकाने पर विवश किया। हम भी इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, परंतु कृपया गलत उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग न करें। अधिकारी एक आंख बंद कर सकते हैं जब हम अधोलोक में होते हैं, परंतु आप स्वयं को परेशानी में डाल सकते हैं यदि उनका उपयोग जनता को ज्ञात हो जाता। जया यामिनी ने अन्य तत्काल मामलों में उपस्थित होने के लिए जाने से पूर्व विनती की। रुद्र प्रताप उनके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी सहायता करने के लिए आने के लिए उनके आभारी थे। उन्होंने उन्हें एक संदेश भेजा कि वे किसी दिन इसकी भरपाई करेंगे। ग्रेटर देन, मैं अभी भी आपका ऋणी हूँ। जया यामिनी ने तुरंत उत्तर दिया। शायद वे संकेत कर रही थीं कि रुद्र प्रताप किसी भी समय उनकी सहायता मांग सकते हैं। रुद्र प्रताप सुखद संदेश पर मुस्कुराए और उनके द्वारा दी गई वस्तुओं के बंडल के साथ घर छोड़ दिया। तारांकन तारांकन तारांकन, कैसा चल रहा है? रुद्र प्रताप ने अपने अभिवादन छोड़े और श्री बैक से पूछा। श्री बैक ने उत्तर में चटकाया। कैसे अधीर, पहले बैठो, उन्होंने रुद्र प्रताप से कहा और जारी रखा, मुझे पहले आपसे एक प्रश्न पूछने दो। आगे बढ़ें। आपको इस जानकारी की आवश्यकता क्यों है? यह उत्तर देने के लिए एक कठिन प्रश्न था।
रुद्र प्रताप ने श्री बैक से झूठ बोलने के स्थान पर मौन रहने का निर्णय लिया। श्री बैक ने ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा की प्रतीत की, क्योंकि उन्होंने एक बार अपनी जीभ चटकाई और बीन्स उगलना प्रारंभ किया। एनेक्स की भूल भुलैया अधोलोक में काफ़ी गहराई में स्थित है। यह अंध युद्ध के दौरान भी केवल कुछ बार देखी गई है, यही कारण है कि मुझे स्मरण करने में इतना समय लगा। गहराई में, आप कहते हैं? आप किस मंजिल का उल्लेख कर रहे हैं? रुद्र प्रताप ने पूछताछ की। श्री बैक रुके और कुछ समय के लिए उन्हें घूरा और पुनः अपना मुंह खोलने से पूर्व, भूल भुलैया में एक घुसपैठिया है, आपको तुरंत लौटना होगा। एक संदेश ऐसे अत्याचारपूर्ण समय पर प्रकट हुआ जिसने रुद्र प्रताप को उनकी बुद्धि से भयभीत कर दिया। श्री बैक ऐसी प्रतिक्रिया से असमंजस में थे। आपके साथ क्या गलत है? उन्होंने पूछा। तथापि रुद्र प्रताप उत्तर देने के लिए झिलमिलाते लाल संदेश में अत्यधिक तल्लीन थे। धिक्कार है, उन्होंने शाप दिया। क्या तुम ठीक हो? श्री बैक ने पूछा। रुद्र प्रताप केवल अपनी सीट से उछले और श्री बैक के उन्हें रोकने से पूर्व कार्यालय से बाहर दौड़े। नागा सैनिकों ने भूल भुलैया के सुदूर क्षेत्रों में गश्त करते समय शत्रु सेनाओं से लड़ना प्रारंभ कर दिया है। शेष सेनाओं को द्वार पर एकत्रित किया गया है, भूल भुलैया की रक्षा के लिए तैयार। संदेश अपनी तात्कालिकता को संकेत करने के लिए उन्मत्त रूप से झिलमिलाता रहा। रुद्र प्रताप तुरंत घर की ओर गए। उन्होंने बेतहाशा उसी क्षण द्वार खोलने की इच्छा की थी, परंतु वे शहर के मध्य में थे। इसके अतिरिक्त उनके पास युद्धभूमि में लाने के लिए चीजें थीं। अंततः रुद्र प्रताप ने अपनी चिंता को रोका और शीघ्रता से घर वापस दौड़े। वे पलक झपकते ही पहुंचे और वस्तुओं का बंडल लिया जो जया यामिनी ने उन्हें दिया था। शत्रु सेनाएं द्वार तक पहुंच गई हैं और हमारी सेनाओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया है। रुद्र प्रताप ने द्वार से बाहर निकलने पर भौहें सिकुड़ी। लेस देन स्वामी, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने पुकारा, मानो वे अनंतकाल से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। लेस देन शत्रु, ग्रेटर देन, मुझे पता है। स्थिति कैसी है? उन्होंने पूछा जब वे अपने हाथों में खड़खड़ाता बंडल लिए द्वार की ओर दौड़े। महेश्वर सिंह परिश्रमपूर्वक उनके साथ फिसले और समझाया, लेस देन 32 शत्रु सैनिक हैं। हम केवल नागा द्वारपाल और जादूगर के कारण टिके हुए हैं, परंतु ये दीर्घकाल तक नहीं चलेगा। हम तालिका को पलटने में सक्षम हो सकते हैं जब गश्त पर नागा सैनिक लौटते हैं, परंतु अभी यह अच्छा नहीं दिख रहा है। ग्रेटर दैन, रुद्र प्रताप ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, नागा सैनिक वापस नहीं लौटेंगे। वे शत्रु प्राणियों के साथ संपर्क की प्रथम पंक्ति थे। उनकी अनुपस्थिति और भूल भुलैया के द्वार तक शत्रु सेनाओं की प्रगति ने संकेत दिया कि नागा सैनिकों को पहले ही मार दिया गया था, जब तक कि शत्रु सेनाएं आधे में विभाजित नहीं हुई थीं। रुद्र प्रताप का हृदय पीड़ित हुआ, परंतु उनके पास संकोच करने का समय नहीं था। लेस देन नागा सैनिकों के बिना हम अत्यधिक कम संख्या में हैं। शत्रु सेनाओं को रोकना असंभव होगा। ग्रेटर दैन, मैं द्वार पर जाऊंगा। इस बीच नागा कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने में मेरी सहायता करो। लेस देन हो, नागा कार्यकर्ता क्यों? ग्रेटर दैन, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह के अपना वाक्य पूर्ण करने से पूर्व कठोरता से गर्जना की। उन्होंने एक क्षण के लिए अपने होंठ काटे और गायब हो गए। धिक्कार है, रुद्र प्रताप ने शपथ ली। समय कभी भी उनके पक्ष में नहीं रहा था। उन्होंने भविष्य में घटनाओं के किसी भी अप्रत्याशित मोड़ के लिए स्वयं को तैयार करने की प्रतिज्ञा की। तथापि आसन विपत्ति से जीवित रहना पहले आता था। वे दृढ़ संकल्प के साथ जमीन से उछले। तारानकन तारानकन तारानकन, क्या औक! नागा द्वारपाल की गर्जना युद्धभूमि में गूंजी। उग्र युद्ध पुकार ने नागा योद्धाओं को भी चौंका दिया, परंतु शत्रु सैनिकों ने इसे सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं माना। विशेष रूप से एक प्राणी जो आधा अजगर और आधा मनुष्य था, नागा द्वारपाल पर मुंह के फेंक रहा था मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। ड्रैकन के रूप में जाना जाने वाला प्राणी, उसके हमलों ने द्वारपाल की विशाल ढाल को खरोंचों से ढक दिया। एकोम, नागा द्वारपाल की एक जबरदस्त गर्जना के साथ ठंडी हवा का झोंका युद्धभूमि में बह गया। क्या! ड्रैकन लगभग अपना संतुलन खो गया। वह एक चीख के साथ पीछे की ओर लड़खड़ाया जब नागा द्वारपाल ने अपना विशाल भाला जमीन में घुसाया जहां वह क्षण भर पहले खड़ा था। धिक्कार है, रुद्र प्रताप ने भौहें सिकुड़ी। युद्ध उनकी सोच से अधिक गंभीर दिख रहा था। नागा द्वारपाल और इसकी क्षतिग्रस्त ढाल रक्त से सराबोर थीं। नागा जादूगर, जो घुटने टेककर मंत्रोच्चार कर रहा था, भी अच्छी स्थिति में प्रतीत नहीं हुआ। मेरे रास्ते से हट जाओ। रुद्र प्रताप ने अपने दांत पीसे और एक पराक्रमी पुकार के साथ ड्रैकन पर आवेश किया, मार्ग में एक नागा योद्धा का कुंद शस्त्र छीनते हुए। जब वे नागा द्वारपाल के ऊपर कूदे, ड्रैकन ने अपनी युद्ध मुद्रा को सही करके और रुद्र प्रताप पर उग्रता से गुर्राते हुए प्रतिक्रिया दी। एक ही दृष्टि में रुद्र प्रताप अनुमान लगा सकते थे कि ड्रैकन एक चुनौतीपूर्ण शत्रु था। न केवल उसके सुनहरे शल्क अभेद्य प्रतीत हुए, बल्कि उसका संपूर्ण शरीर भी मोटी मांसपेशियों में लिपटा हुआ था और उसकी मुट्ठियां कांटों से ढकी हुई थीं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण रूप से वह हिंसक और घातक शक्ति के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी पर आवेश में आया। रुद्र प्रताप की आंखें उत्सुकता से चमकी जब उन्होंने अपना गियर बदला।
उन्होंने ड्रैकन की मुट्ठी को रोकने के लिए तीव्रता से अपना शस्त्र घुमाया। क्या? ड्रैकन का दाहिना हाथ पुनर्तः कुचल गया। उसने पीड़ा में चीखते हुए अपनी बड़ी आंखें बंद कर ली जब आंसू बह गए। तुम अपनी आंखें बंद करने का साहस करते हो? रुद्र प्रताप अवाक रह गए। इस तरह की एक महत्वपूर्ण स्थिति में यहाँ तक कि लघुतम गलती भी किसी को अपना जीवन खोने का कारण बन सकती थी। और यहाँ ड्रैकन था, इतनी मामूली चोट सहने के बावजूद अपनी आंखें बंद करके भाग रहा था। लेस देन स्वामी, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह रुद्र प्रताप के ड्रैकन पर आवेश करने से ठीक पहले पहुंचे। रुद्र प्रताप ने अपनी इंद्रियां पुनः प्राप्त की और अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। उनके हाथों में कुंद शस्त्र अपना सिर खो चुका था, जबकि इसका लक्ष्य पहले से ही अपने लोगों के बीच छिप गया था। इस दर पर घायल ड्रैकन का पीछा करना कठिन था। उन्होंने एक क्षण के लिए विचार किया और द्वार पर लौट आए। लेस देन में सभी नागा कार्यकर्ताओं को लाए, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने कहा। युद्धभूमि में एक क्षणिक शांति थी जब ड्रैकन गायब हुआ, जो संकेत करता था कि वह संभवतः शत्रु सेनाओं का नेता था। तथापि दोनों पक्षों के राक्षस एक दूसरे पर उग्रता से गर्जना करना जारी रखे। रुद्र प्रताप ने अपना बंडल खोला और काले स्टील की छड़ों का एक गुच्छा निकाला। महेश्वर सिंह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके, पूछते हुए, लेस देन ये हैं? ग्रेटर देन, ये मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शस्त्र हैं जिन्हें शॉटगन के रूप में जाना जाता है। ये काले व्यापारी के प्रस्ताव का विकल्प था। इन शक्तिशाली शस्त्रों के साथ नागा कार्यकर्ता भी युद्ध में उपयोगी हो सकते थे। बंडल में अन्य उपयोगी वस्तुएं थीं, परंतु रुद्र प्रताप ने केवल शॉटगन नागा कार्यकर्ताओं को वितरित की। सुनिश्चित करो कि तुम इस सिरे को शत्रु की ओर इंगित करो। मेरे आदेश पर ट्रिगर खींचो। चूंकि वे अभी भी युद्ध के बीच में थे, रुद्र प्रताप के पास केवल नागा कार्यकर्ताओं की मुद्रा को सही करने का समय था। एक पंक्ति में खड़े हो जाओ और ट्रिगर खींचना याद रखो। यद्यपि नागा कार्यकर्ता बुद्धिमान प्राणी नहीं थे, उन्होंने अपनी जीभ हिलाई मानो रुद्र प्रताप को सिद्ध करने के लिए कि वे बिना पसीना बहाए इसे संभाल सकते थे। वैसे रुद्र प्रताप ने प्रारंभ किया। लेस देन जी, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह, जो जिज्ञासा से शॉटगन का परीक्षण कर रहे थे, तुरंत ऊपर देखा। क्या वह बेसिलिस्क राजा एनेक्स है? रुद्र प्रताप ने पूछा। ड्रैकन अपनी पुनर्तः चंगी मुट्ठी के साथ पुनः अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। लेस देन नहीं, बेसिलिस्क राजा साहसी हैं परंतु उतने हिंसक नहीं। वह ड्रैकन है। ग्रेटर देन, वह यहाँ क्या कर रहा है? ड्रैकन ने जब उसका हाथ कुचला गया तब शायद एक आंसू बहाया होगा, परंतु रुद्र प्रताप इस प्राणी को कम नहीं आंक सकते थे। लेस देन, कभी कभी ऐसे प्राणी होते हैं जो भूलभुलैयों के स्वामियों को उनके स्थान पर कब्जा करने की आशा में चुनौती देते हैं। ग्रेटर देन, अन्य स्वामी उनसे कैसे निपटते हैं? लेस देन, वे सामान्यतः चुनौती देने वालों को अनदेखा करते हैं। वे कभी भी चुनौती को क्यों स्वीकार करेंगे? साथ ही स्वामियों और चुनौती देने वालों के बीच शक्ति में इतना स्पष्ट विरोधाभास है कि ऐसे मामूली मामलों को अनुचरों द्वारा निपटाया जाता है, यद्यपि यह एक दुर्लभ घटना है। ग्रेटर देन, दूसरे शब्दों में, ड्रैकन हमें कम आंक रहा है, रुद्र प्रताप ने अनुमान लगाया। उन्होंने सिर हिलाया और अग्रिम पंक्ति की ओर चले। महेश्वर, उन्होंने प्रारंभ किया। लेस देन जी, स्वामी। ग्रेटर देन, केवल एक दृष्टि से मैं बता सकता हूं कि ड्रैकन सशक्त है। लेस देन, ड्रैकन अजगरों के वंशज हैं। यद्यपि वे अपने पूर्वजों की शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, वे फिर भी सशक्त हैं। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है। ग्रेटर देन, रुद्र प्रताप ने स्मरण किया कि कैसे ड्रैकन भाग गया था जब उसकी मुट्ठी कुचली गई थी। अधोलोक में बाधाओं की परवाह किए बिना संयम बनाए रखने के लिए एक सशक्त इच्छा की आवश्यकता थी। तथापि रुद्र प्रताप ने अभी तक ड्रैकन में ऐसे दृढ़ संकल्प का अवलोकन नहीं किया था। वह सर्वोत्तम रूप से एक कायन नौसिखिया था। लेस देन, वैकल्पिक रूप से हम ड्रैकन को दूर करने के लिए एक शालीन पुरस्कार देकर इसे शांतिपूर्वक निपटा सकते हैं। ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने इस विकल्प का सुझाव देने से पूर्व संकोच किया। बोलना समाप्त करने से पूर्व रुद्र प्रताप आगे बढ़े। लेस देन स्वामी। ग्रेटर देन, आप सही हो सकते हैं, परंतु उनकी आंखों ने एक उत्सुक चमक प्रकट की। मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। उन्होंने एक हाथ उठाया और आदेश दिया, तैयार। नागा कार्यकर्ता अपनी शॉटगन के साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए। गोली चलाओ। उन्होंने उनके संकेत पर ट्रिगर खींचे। बैंग। युद्धभूमि में गरजने वाली ध्वनि एक गोली की तुलना में एक विस्फोट जैसी अधिक थी। नागा कार्यकर्ता जबरदस्त ध्वनि से चौंक गए। पुनः वे कांपते रहे, परंतु उन्होंने रुद्र प्रताप के आदेश पर अपनी इंद्रियां पुनः प्राप्त की और अपने संबंधित स्थानों पर लौट आए। गोली चलाओ। एक विशाल विस्फोट पुनः गरजा। युद्धभूमि बारूद की तीखी गंध से भर गई। क्या ओक कीक, यहाँ तक कि कठोर कवच में लिपटे अंड प्राणी भी 12 गेज शॉटगन गोलियों का सामना नहीं कर सके। वे पीड़ा में चीखे जब गोलीबारी की बारिश ने उनके शरीर को छेद दिया। यद्यपि गोलियां अंड प्राणियों को पुनर्तः बाहर निकालने में विफल रहीं, उनमें से कुछ उनके पीड़ितों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गिरी, उन्हें अक्षम करते हुए। नागा कार्यकर्ताओं ने अंततः गोलियां समाप्त कर दीं।
जैसे ही रुद्र प्रताप ने शॉटगन खाली होने की ध्वनि सुनी, उन्होंने नागा कार्यकर्ताओं को पीछे खड़े होने का आदेश दिया। उन्होंने नागा द्वारपाल और योद्धाओं को अग्रिम पंक्ति में बुलाया। लेस देन स्वामी, क्या हो रहा है? ग्रेटर देन, ये हमारी भूल भुलैया की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक होंगे। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह की ओर मुस्कुराए, जो अविश्वसनीय गोली की ध्वनियों और शॉटगन की विशुद्ध शक्ति से स्तब्ध खड़े थे। तत्पश्चात उन्होंने नागाओं का नेतृत्व किया और शत्रु सेनाओं पर आवेश किया। हमला। नागा जादूगर, जिसने इस बीच अपनी मन शक्ति को पुनः प्राप्त किया था, ने फर्श को जमाने के लिए एक बर्फीले तूफान को बुलाया। इसने यहाँ तक कि सबसे सशक्त शत्रु प्राणियों को भी, जो गोलीबारी का प्रतिरोध कर सकते थे, अपना संतुलन खोने और जमीन पर गिरने पर विवश किया। रुद्र प्रताप और नागाओं ने इस अवसर को छोड़ने से इनकार कर दिया। वे तुरंत कमजोर अंड प्राणियों पर झपटे। क्या औक! नागाओं ने ड्रैकन के अधीनस्थों की खोपड़ियों को तोड़ने के लिए अपनी ढालें घुमाईं। नागा द्वारपाल सभी में सबसे क्रूर था। क्रोधित ड्रैकन ने नागा द्वारपाल पर झपटने का प्रयास किया, परंतु रुद्र प्रताप ने उसे उसके रास्ते में रोक दिया, ड्रैकन को द्वारपाल की क्षतिग्रस्त ढाल को टुकड़ों में फाड़ने से रोकते हुए। रुद्र प्रताप ने ड्रैकन को उन्मत्त होने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ, छिपकली, उन्होंने व्यंग्य किया जब वे ड्रैकन के पैरों के बीच दबे और प्राणी की मोटी जांघों को चाकू से काटा। ब्लेड ड्रैकन के कठोर शल्कों से उछल गया, परंतु इसने अभी भी कुछ क्षति पहुंचाई। काओक! ड्रैकन रुक गया और पीड़ा में चीखा। उसने नागा द्वारपाल की मोटी ढाल पर बेतहाशा अपनी मुट्ठी घुमाई। उसके मुके में द्वारपाल की ढाल को नष्ट करने की शक्ति थी, परंतु बस इतना ही। कोई बता सकता था कि ड्रैकन अपनी शक्तियों का पुनर्तः उपयोग नहीं कर सकता था। रुद्र प्रताप को केवल चपलता से मुट्ठियों की बौछार से बचना था और एक प्रतिहमला प्रारंभ करना था। क्लैंग! तथापि उनका चाकू ड्रैकन के कवच में प्रवेश करने में विफल रहा। यह एक खरोंच भी नहीं छोड़ सका, सटीक होने के लिए। निकट से देखने पर रुद्र प्रताप ने नोटिस किया कि ड्रैकन के शल्क अब लंबाई में बिछाए गए थे और उसकी मुट्ठी भी कुचले जाने के पश्चात थोड़ी भिन्न दिखी। ड्रैकन इस बार एक रक्षात्मक मुद्रा अपना रहा था। क्लैंग क्लैंग! धातु की टक्कर की ध्वनि युद्धभूमि पर गूंजी। रुद्र प्रताप ने शल्कों की दिशा के साथ तिरछे काटने का प्रयास किया, परंतु व्यर्थ। उस मामले के लिए वे लगभग अपना शस्त्र खो गए जब ड्रैकन के शल्क बिना चेतावनी के उठ गए। रुद्र प्रताप ने इसे वापस लेने के लिए तीव्रता से अपना चाकू घुमाया। तत्पश्चात वे फर्श पर दौड़े और ड्रैकन के पीछे पहुंचे। तथापि रुद्र प्रताप के लिए आनंदित होना बहुत जल्दी था। शक्तिशाली मुट्ठियां ड्रैकन के एकमात्र शस्त्र नहीं थे। उसके पास एक औसत वयस्क पुरुष के शरीर से मोटी पूंछ थी। ड्रैकन ने अपनी पूंछ को फर्श पर घुमाया और इसे रुद्र प्रताप की ओर कोड़े मारा। बाल की चौड़ाई से हमले से बचने के पश्चात रुद्र प्रताप ड्रैकन पर झपटे और उसकी बगल काट दी। काओक! ड्रैकन घायल नहीं हुआ, परंतु वह पीड़ा से बच नहीं सका। रुद्र प्रताप ने बिना दया के प्राणी को काटा, छुरा घोंपा और काटा, जबकि उत्तरार्ध ने पीड़ा में बेतहाशा चीखा। ड्रैकन ने दोनों मुट्ठियों को लहराकर जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया, परंतु रुद्र प्रताप ने हमलों से बचाव किया। उन्होंने ड्रैकन को इस हद तक पीटा कि चाकू का ब्लेड जो उन्होंने काले व्यापारी से भारी मूल्य पर खरीदा था, टूटना प्रारंभ हो गया। तथापि रुद्र प्रताप ने रुकने से इनकार कर दिया। उन्हें अंतिम बार ऐसी भावनाओं को अनुभव किए हुए कुछ समय हो गया था। उनकी सुप्त इंद्रियां प्रत्येक काट के साथ धीरे धीरे जाग रही थीं, जैसा कि उनकी गतिविधियों से स्पष्ट था, जो अधिक धारा प्रवाह, चपल और पाश्विक होती जा रही थीं। सार में, रुद्र प्रताप विकसित हो रहे थे। उसके साथ उनकी अनूठी क्षमता, जो पिछले दशक से सुप्त थी, अंततः सक्रिय थी। निचली कुछ मंजिलों पर रहने वाले प्राणियों में से कोई भी रुद्र प्रताप से कमजोर नहीं था। वे केवल मुट्ठियों और एक अज्ञात प्राणी की हड्डी से उनकी चट्टान कठोर त्वचा में कैसे प्रवेश कर सकते थे। फिर भी वे उन सभी परीक्षाओं से जीवित बचे और अधोलोक से बाहर निकलने के लिए अनगिनत भूलभुलैयों से गुजरे। ये कमजोरी पहचान नामक एक विशेष क्षमता के कारण था जो उन्होंने गहनतम मंजिल पर पले बड़े होने के दौरान में महारत हासिल की थी। कौशल को सक्रिय करने पर रुद्र प्रताप की आंखें नीली हो गईं और तीव्रता से ड्रैकन के शरीर को स्कैन किया। एक लाल रेखा उनकी दृष्टि के पथ के साथ बनी। ये हवा में मुड़ी और उलझी जब तक कि इसने ड्रैकन के शल्की शरीर को घेर नहीं लिया। ये कमजोरी पहचान का प्रभाव था। क्या औक! ड्रैकन ने एक चीख निकाली और रुद्र प्रताप पर मुक्के फेंके। रुद्र प्रताप हमलों से बचने के लिए झुक गए जबकि उनकी दृष्टि ड्रैकन का अनुसरण करती रही। इस बीच लाल रेखा उन्मत्त रूप से ड्रैकन के शरीर पर फैलती रही। वे आगे बढ़े और ड्रैकन का पीछा किया, जो उनके अपने धड़ से मोटी पूंछ के साथ दौड़ रहा था। इस बीच उनकी दृष्टि ड्रैकन के बड़े शरीर पर स्थिर रही। ये कहाँ है, उन्होंने सोचा। लाल रेखा ड्रैकन की पीठ पर दौड़ना प्रारंभ हुई। यह बारंबार बिखरी और एकत्रित हुई जब तक कि यह ड्रैकन के कंधे के ब्लेड के बीच गुच्छा बनाना प्रारंभ नहीं हुई। मिल गया। वे मुस्कुराए। उनकी पुतलियां, जो नीली धधक रही थीं, अपने मूल रंगों में लौट आईं और उनके अग्रबाहु सूजने लगे मानो वे विस्फोट होने वाले हों। क्या औक!
उसी समय ड्रैकन मुड़ा और एक शिकारी की तरह अपने हाथ लहराए जो एक कष्टप्रद शिकार को मारने वाला हो। जब उसका विनाशकारी हमला हवा में उछला, उसका लक्ष्य कहीं नहीं दिखाई दिया। जबकि ड्रैकन उसके गायब होने से स्तब्ध था, रुद्रप्रताप ने इस अवसर को जब्त किया और पीछे से ड्रैकन पर झपट पड़े। दोनों हाथों से उन्होंने अपना चाकू पकड़ा और इसे हवा में काटा, इसे ठीक वहां घुसाते हुए जहां चमकती लाल रेखाओं की गेंद स्थित थी। पसश ध्वनि पहले से पुनर्तः भिन्न थी। रुद्रप्रताप का चाकू सुगमता से ड्रैकन के सुनहरे शल्कों के माध्यम से भेद गया। अर्घे रक्त एक फव्वारे की तरह उछला, एक भयावह चीख के पश्चात रुद्रप्रताप ड्रैकन के रक्त से ढके अपने चाकू को इसे बाहर निकालने के प्रयास में घुमाया। क्लैंग, बकवास, रुद्रप्रताप ने शाप दिया। चाकू का ब्लेड जो अब तक अच्छी तरह टिका हुआ था, ऐसे भयानक समय पर टूट गया था। उसी क्षण ड्रैकन ने अपनी मोटी पूंछ को ऊपर घुमाया और इसे अपनी पीठ पर पटका। वाह, रुद्रप्रताप पूंछ से बाल की चौड़ाई से बच गए। उन्होंने अपनी मुद्रा नीची की और एक हमला प्रारंभ करने के लिए तैयार हुए। इस बीच ड्रैकन अपने दोनों हाथों को उन्मत्त रूप से घुमा रहा था, अपनी पीठ में फंसे चाकू को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए। उर्ग, ये देखने के लिए एक मनोरंजक दृश्य था, परंतु अभी भी काफी परिणाम था। उन्मत्त ड्रैकन ने अपनी उन्मत्तता के बीच एक निकटवर्ती प्राणी को रौंद डाला, जिससे उसका शरीर फट गया। पीछे हटो, रुद्रप्रताप ने शीघ्रता से अपने लोगों से ड्रैकन से दूर जाने के लिए कहा, जो मित्रों से शत्रुओं को नहीं बता सकता था। क्या कीक, अनेक उग्र प्राणी एक अक्षम नेता होने के कारण कुत्ते की मृत्यु मर गए। दूसरी ओर शॉटगन गोलियों की ओलावृष्टि और नागा जादूगर के मंत्र के कारण नागा पुनर्तः अक्षुण्ण थे। वे बिना किसी हताहत के जीत गए थे। लेस देन स्वामी, ग्रेटर देन उनकी विजय स्पष्ट दृष्टि में होने के साथ महेश्वर सिंह ने प्रसन्नता में चिल्लाया। अभी नहीं, यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, रुद्रप्रताप ने उद्गार व्यक्त किया। जबकि नागाओं ने एक दीवार बनाई, उन्होंने अपने बंडल के माध्यम से खोजा और एक छोटा बम निकाला। अपनी ढालें उठाओ, उन्होंने आदेश दिया। नागा योद्धाओं ने उनके आदेश का पालन किया और एक बाधा का निर्माण किया। नागा द्वारपाल ने पीछे से ढालों का समर्थन किया, जबकि रुद्रप्रताप ने कस्टम निर्मित बम फेंका। ये ड्रैकन की रक्तरंजित पीठ पर चीख उतरा और विस्फोट हुआ। बूम, तारांकन तारांकन तारांकन, आपने एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध जीत हासिल की है। आश्चर्यजनक रूप से शत्रु की शक्ति के बावजूद आपको कोई हताहत नहीं हुआ। युद्ध में भाग लेने वाले नागा युद्ध में अधिक कुशल हो गए हैं। वे भविष्य में उत्कृष्ट लड़ाई की भावना और युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन जारी रखेंगे। नागा कार्यकर्ता इस तथ्य से अत्यंत आश्चर्यचकित हैं कि उन्होंने युद्ध में लड़ाई की है। यदि वे एक अन्य युद्ध में सम्मिलित होते हैं और पुनः जीतते हैं, तो वे नवीन क्षमता प्राप्त करेंगे। आप जिस नागा योद्धा पर नजर रख रहे थे उसने अनुभव प्राप्त किया और एक कुशल योद्धा बन गया। नागा एक कठिन युद्ध से विजयी होने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका करिश्मा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है। संदेशों की श्रृंखला को देखते हुए रुद्रप्रताप के चेहरे पर संतोष की मुस्कान प्रकट हुई। सबसे बढ़कर वे नागा कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस कर रहे थे जो अपने आरामदायक क्षेत्रों से बाहर निकले और इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाए। आपने अपनी भूल भुलैया पर नजर रखने वाले चोर के विरुद्ध सर्वसम्मत विजय प्राप्त की है। नागा की भूल भुलैया और इसके स्वामी रुद्रप्रताप दोनों ने महान प्रसिद्धि अर्जित की है। रुद्रप्रताप शोरगुल भरे बधाई संदेशों के बावजूद अत्यंत निराश दिखे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी भूल भुलैया के अस्तित्व को दूसरों को पता चले। लेस देन स्वामी, विजय पर बधाई, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने उद्गार व्यक्त किया। सभी नागाओं ने एक साथ रुद्रप्रताप को प्रणाम किया। उनकी विजय की उल्लास ध्वनियों से कोई बता सकता था कि वे इस उपलब्धि से अत्यंत प्रभावित थे। ये स्वाभाविक ही था, ये देखते हुए कि उनकी संख्या कितनी कम थी। रुद्रप्रताप के अलावा कौन स्थिति को पलट सकता था। रुद्रप्रताप ने शॉटगन के ढेर को घूरा जो युद्ध के पश्चात नागा कार्यकर्ताओं द्वारा एक और फेंक दिए गए थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और नागाओं ने पुनः उत्साह व्यक्त किया। उग्र चुनौती देने वाला ड्रैकन अभी भी जीवित है। भविष्य की परेशानी को रोकने के लिए आपको उसे समाप्त करना होगा। रुद्रप्रताप ने सोचा कि यह सब समाप्त हो गया था जब उन्होंने संदेश देखा जो सुझाव देता था कि अभी भी मामले निपटाए जाने थे। रुद्रप्रताप ने ड्रैकन के शरीर का निरीक्षण किया, जो रक्त में भीगा हुआ था। सूक्ष्म छाती की गतिविधियां थीं, ये संकेत करते हुए कि ड्रैकन अभी भी जीवित था और सांस ले रहा था। कैसा कठोर साथी, उन्होंने विचार किया। महेश्वर सिंह ने अपने स्वामी के इरादों को समझा और उन्हें बिना एक शब्द के एक चाकू लाया। रुद्रप्रताप ने उन्हें कृतज्ञता की दृष्टि दी। चाकू जो उन्होंने काले व्यापारी से खरीदा था टूट गया था और उनके पास एक उपयुक्त शस्त्र का अभाव था। महेश्वर सिंह अब अपने स्वामी की ओर देख रहे थे, मोहित। रुद्रप्रताप के लिए उनका सम्मान, जिन्होंने बाधाओं के विरुद्ध एक अत्यधिक विजय प्राप्त की थी, एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। अर्घ, ड्रैकन ने अपनी आंसू भरी आंखें रुद्रप्रताप की ओर देखने के लिए घुमाईं। कठोर अभिव्यक्ति के साथ उत्तरार्ध ने अपना चाकू पकड़ा और इसे ड्रैकन के झूलते और टूटते शल्कों के अनाज के साथ इंगित किया।
रुको। रुद्र प्रताप अपना चाकू ड्रैगन के मांस में ठोंकने ही वाले थे जब उत्तरार्ध ने चीखते हुए कहा, दया। वह इतना बेताब लगा कि यहाँ तक कि कठोर हृदय वाले रुद्र प्रताप ने भी अपनी गतिविधियां रोक दीं। तथापि ये केवल एक क्षण के लिए ही रहा। इससे पूर्व कि रुद्र प्रताप ने ड्रैगन को तिरस्कारपूर्वक नीचे देखना पुनः शुरू किया और अपना चाकू उठाया। उनके पास एक चोर पर दया दिखाने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने सांस ली और अपने हाथ मोड़े। आइए एक सौदा करें, ड्रैगन ने चीखा, ठीक इससे पूर्व कि उसका तेज ब्लेड उस पर उतरे। डाउन रत्न, मैं तुम्हें डाउन रत्न दूंगा। डाउन रत्न। रुद्र प्रताप ने एक क्षण के लिए संकोच किया। ड्रैगन ने आशा की उस पतली धार को पकड़ लिया। उसने एक पैकेज निकालने के लिए अपने सामान के माध्यम से खोजा। तुम ये सब ले सकते हो, कुछ दया दिखाओ कृपया। रुद्र प्रताप ने चुपके से अपना हाथ बढ़ाया और ड्रैगन से पैकेज छीन लिया। तुमने मेरी भूल भुलैया पर कब्जा करने के पश्चात अपने युद्ध खजाने के लिए इन डाउन रत्नों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, क्या नहीं? उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। यद्यपि उन्होंने डाउन रत्न प्राप्त किए थे, उनका ड्रैगन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ड्रैगन ने निराशा से चिल्लाया, मैंने तुम्हें डाउन रत्न भी दिए, वे वैसे भी मेरे होने वाले थे जब तुम मरोगे, रुद्र प्रताप ने कहा। ड्रैगन उनके कुछ तार्किक तर्क से स्तब्ध था। उसका मुंह अविश्वास में खुला रह गया। क्या हम समाप्त कर चुके हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। रुको, ड्रैगन ने उद्गार व्यक्त किया। वह एक भयानक रूप से बातूनी साथी था। रुद्र प्रताप मुस्कुराए और अपना चाकू अपने सिर के ऊपर उठाया। उन्होंने चाकू को नीचे घुसाने से पूर्व सांस ली। तुम्हारा अधीनस्थ, मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनूंगा, ड्रैगन ने पुकारा। रुद्र प्रताप ठीक इससे पूर्व रुक गए कि उनका चाकू ड्रैगन के सुनहरे शल्कों को भेद सके। उनकी आंखें आश्चर्य से विस्तृत हो गईं। ड्रैगन ने जारी रखा, मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनूंगा, मैं निष्ठा की प्रतिज्ञा करूंगा। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? रुद्र प्रताप ने पूछा। ड्रैगन ने रुद्र प्रताप की अपने प्रस्ताव में रुचि को अनुभव किया और बकवास करना प्रारंभ किया। ड्रैगन कभी भी झूठ नहीं बोलते, मैं गंभीर हूं। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह की ओर देखा। लेस देन ये सत्य है, ड्रैगन अजगरों के वंशज हैं, उन्हें झूठ बोलने की अनुमति नहीं है। ग्रेटर दैन, क्या ये व्यक्ति एक अपवाद हो सकता है? उदाहरण के लिए, एक दुर्लभ उत्परिवर्ती जो झूठ बोल सकता है। रुद्र प्रताप ने ड्रैगन को एक संदेहास्पद दृष्टि दी। ड्रैगन ने स्वयं का बचाव करने के लिए संघर्ष किया। बकवास, हम अजगरों के गर्वित वंशज कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यदि मैं ऐसा करता हूं तो सभी रक्त मेरे शरीर से निकल जाएगा और मैं सूख जाऊंगा और मर जाऊंगा। लेस देन कोई नहीं जानता क्यों, परंतु ड्रैगन झूठ बोलते ही मर जाते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर अपनी शक्तिशाली शारीरिक क्षमताओं के बावजूद जालों में फंस जाते हैं। ग्रेटर दैन, वह सही है, कृपया मुझ पर विश्वास करें। ड्रैगन ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया, अनजान कि महेश्वर सिंह उसकी प्रजाति का उपहास कर रहे थे। इसने उसके घाव से पुनः रक्त बहाया, परंतु वह जीवित रहने के लिए बेताब था। क्या यह ऐसा है? ठीक है तब, रुद्र प्रताप ने एक हाथ से अपना चाकू पकड़ा, असमंजस में दिखते हुए। मैं तुम्हारे प्रति निष्ठा की शपथ लूंगा यदि तुम मुझे जीवित रहने दोगे, ड्रैगन ने कहा। ड्रैगनस ओटेहागा ड्रैगन प्रजाति का एक सदस्य और अजगरों का एक वंशज आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। क्या आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं? ड्रैगनस ओटेहागा। बैंग, अर्ग, मंद बंदूक की ध्वनि के पश्चात एक तेज चीख आई। रुद्र प्रताप ने पुनः ट्रिगर खींचा, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। रुको, रुको, ओटेहागा ने पुकारा। रुद्र प्रताप ने केवल तब अपनी बंदूक नीचे की जब उन्होंने ओटेहागा के आंसू देखे, विचार करते हुए, ऐसा लगता है कि एक बंदूक पर्याप्त नहीं है। वे स्पष्ट रूप से निराश थे जब उन्होंने ड्रैगन के सुनहरे शल्कों को पुनर्तः अक्षुण्ण पाया। तुम, यद्यपि ओटेहागा के पास मनुष्य की चेहरे की अभिव्यक्तियां नहीं थीं, कोई बता सकता था कि वह क्रोधित था। तथापि उसने पहले ही रुद्र प्रताप के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। वह अपनी छाती पीटने और अपना गर्व निगलने का सर्वोत्तम कार्य कर सकता था। लेस देन ये पहले से ही प्रशंसनीय है। ड्रैगन की तुलना में कमजोर कवच वाले प्राणी इन शस्त्रों से घायल हो सकते हैं। ग्रेटर दैन महेश्वर सिंह ने मानव शस्त्रों में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी थी जब से उन्होंने पूर्व युद्ध में नागाओं के उल्लेखनीय कारनामे को देखा था। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे अपनी नायिका श्रेणी की स्थिति के बावजूद केवल एक नागा दासी थे। ये शस्त्र सुविधाजनक प्रतीत हुए और इस प्रकार उनके लिए अत्यधिक आकर्षक थे। परंतु हम केवल चमड़े को फाड़कर और शत्रु प्राणियों के मांस पर काटकर अधिक क्षति नहीं पहुंचा सकते। आखिरकार नागा योद्धा और द्वारपाल वे थे जिन्होंने पूर्व युद्ध में प्राणियों को समाप्त किया, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। लेस देन बम नामक उस चीज के विषय में क्या? वह काफी उपयोगी लगती है। ग्रेटर दैन, ओटेहागा कांप गया जब उसने वह शब्द सुना। उसके शरीर ने उस बम के प्रभाव को याद किया प्रतीत हुआ जो उसके फटे शल्कों के माध्यम से प्रवेश कर गया था। उन्हें प्राप्त करना कठिन है।
साथ ही मुझे विस्फोटकों का विवेकपूर्वक उपयोग करना होगा, अन्यथा निकटवर्ती मार्ग ध्वस्त हो सकते हैं। अधोलोक में बंदूकों और विस्फोटकों का उपयोग काफी सीमित था। न केवल उनकी तेज ध्वनियां निकटवर्ती प्राणियों और पशुओं को आकर्षित कर सकती थीं, बल्कि विस्फोटक भी विनाशकारी पतन की ओर ले जा सकते थे। फिर भी रुद्रप्रताप को बंदूकों का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं था। वे साधारण अन्वेषकों से भिन्न थे जो रहने के स्थान के बिना अधोलोक में घूमते थे। अन्वेषकों के विपरीत, जिन्हें विभिन्न पशुओं और प्राणियों के क्षेत्रों को पार करना पड़ता था, नागा अपनी घरेलू भूमि पर लड़ सकते थे। यहाँ तक कि इस क्षण में भी वे आसपास गश्त कर रहे थे और पशुओं और प्राणियों को दूर भगा रहे थे। नागा की भूल भुलैया के प्रकटीकरण के बाद से 3 महीने बीत चुके थे, परंतु अनेक मित्र आगंतुक नहीं आए थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या अग्निशक्ति का अभाव था। जब तक रुद्रप्रताप एक शक्तिशाली शस्त्र प्राप्त नहीं करते जो यहाँ तक कि एक हाथी को भी अधीन कर सकता था, बंदूकें अधिक उपयोगी नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त उनके पास दक्षिण कोरिया में ऐसे शस्त्र प्राप्त करने के लिए संबंध नहीं थे। हम पूर्व लड़ाई में भाग्यशाली थे। नागा जादूगर के मंत्र ने बंदूकों की तुलना में विजय प्राप्त करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेस देन यह एक शर्म की बात है। भूल भुलैया तेजी से बढ़ेगी यदि नागा बंदूकों का उचित रूप से उपयोग करना सीख जाएं। ग्रेटर दैन ओटेहागा कांप गया जब उसने महेश्वर सिंह को सुना। वे ऐसे लग रहे थे मानो वे सोच रहे हों कि यह खेद की बात है कि उसके शल कभी भी अक्षुण्ण थे। मनुष्यों ने अतीत में भूल भुलैया स्वामियों को कैसे बाहर निकाला? रुद्रप्रताप ने पूछा। युद्ध के कई अभिलेख थे, परंतु मनुष्यों ने कैसे जीत हासिल की इसके विषय में विवरण रहस्य में डूबे हुए थे। निराश होकर उन्होंने शॉटगन की बट प्लेट पर थपथपाया। मैं स्वयं को क्षमा करूंगा यदि आप समाप्त कर चुके हैं। ओटेहागा ने पलायन करने का प्रयास किया जबकि रुद्रप्रताप गहरे विचार में थे। तथापि रुद्रप्रताप का उपयोगी ड्रैगन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। रुको, मुझे कुछ और परीक्षण करने दो। अर्घ, मैंने निष्ठा की प्रतिज्ञा की, परंतु कृपया मेरे साथ सम्मान से व्यवहार करें। मैं एक गर्वित बैंग। रुद्रप्रताप ने ओटेहागा के बोलना समाप्त करने से पूर्व उदासीनता से अपनी के 2 राइफल का ट्रिगर खींचा। अजगरों का वंशज। बैंग बैंग बैंग। उद्धरण चिन्ह ... ड्रैकनस ओटेहागा। क्या ओक? रुको, कृपया रुको। ओटेहागा अपनी विशाल गर्व और शक्ति के बावजूद एक रोने वाला था। वह एक दयनीय साथी था। ईमानदारी से कहें तो न केवल उसने 30 अधीनस्थ और अपना युद्ध खजाना खो दिया, बल्कि उसे अब अपने कट्टर शत्रु की सेवा भी करनी थी। तथापि रुद्रप्रताप ओटेहागा की परिस्थितियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। न ही वे एक घुसपैठिए को आतिथ्य दिखाने के लिए पर्याप्त मूर्ख थे, न ही निष्ठा की एक बाध्य प्रतिज्ञा से प्रभावित होने के लिए पर्याप्त भावुक थे। उन्होंने ड्रैगन को अधिक काम करने और भूल भुलैया को उन्नत करने के लिए युद्ध खजाने का उपयोग करने की योजना बनाई। क्या ओक? परीक्षण केवल तब समाप्त हुआ जब उन्होंने एक मैगजीन में सभी गोलियों का उपयोग कर लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। ओटेहागा एक रोने वाला हो सकता था, परंतु वह निर्विवाद रूप से सशक्त था। न केवल उसे एक हास्यास्पद रूप से कठोर शरीर का आशीर्वाद प्राप्त था, बल्कि वह महान शक्ति और गति का भी दावा करता था। यदि रुद्रप्रताप की कमजोरी पहचान क्षमता नहीं होती, तो ड्रैगन विजेता हो सकता था। इस प्रकार ओटेहागा रुद्रप्रताप की महान संपत्तियों में से एक बन सकता था, जब तक कि उसके विपरीत शल्क पर हमला नहीं होता। इसके अतिरिक्त युद्ध में ड्रैगन का समर्थन करने के लिए नागा योद्धा और एक द्वारपाल थे। रुद्रप्रताप अंततः कुछ मानसिक शांति के साथ भूल भुलैया छोड़ सकते थे, क्योंकि ड्रैगन आपातकाल के दौरान उनके लिए समय खरीद सकता था। रुद्रप्रताप श्रीबैक के पास लौट आए। इस बार आपके पास क्या तात्कालिक मामले हैं? 6। श्रीबैक ने रुद्रप्रताप को देखा और सिर हिलाया। वे रुद्रप्रताप के मामलों के विषय में अत्यधिक जिज्ञासु प्रतीत हुए जब से उत्तरार्ध अंतिम यात्रा के दौरान अचानक चले गए थे। मैं उस समय जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास उपस्थित होने के लिए तात्कालिक मामले थे। कौन से तात्कालिक मामले? कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बताओगे, श्रीबैक ने बड़बड़ाया। रुद्रप्रताप ने मौन के साथ उत्तर दिया, परंतु तब कहा, मैं यहाँ आपकी कहानी सुनना समाप्त करने के लिए आया हूँ। श्रीबैक ने शिकायत की कि कैसे रुद्रप्रताप केवल अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ही आते थे जैसा कि हमेशा होता था, परंतु उन्होंने अंततः बात करना प्रारंभ किया। एनेक्स की भूल भुलैया 9वीं मंजिल पर स्थित है। यह अंध युद्ध के दौरान सैन्य स्काउट्स द्वारा खोजी गई भूल भुलैयों में से एक थी। कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुए, परंतु युद्ध के अंत के निकट मामूली संघर्ष हुए प्रतीत होते हैं। रुद्रप्रताप ने 9वीं मंजिल सुनकर भौहें सिकुड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि भूल भुलैया भूमिगत गहराई में स्थित थी, परंतु उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि यह 9वीं मंजिल पर होगी। वे कैसे हैं? उन्होंने पूछा। आपका क्या मतलब है? वे बेसिलिस्क और उनके राजा, क्या वे सशक्त हैं? रुद्रप्रताप के पास अब उनके प्रश्न का उत्तर था कि उनकी भूल भुलैया किस मंजिल पर स्थित थी। इसलिए अब उन्हें अपने शत्रुओं के विषय में अधिक जानना था।
जैसा कि कहावत है, यदि तुम अपने शत्रु को और स्वयं को जानते हो तो तुम्हें 100 युद्धों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रुद्र प्रताप अपने प्रतिद्वंद्वियों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए बेताब थे, जो किसी भी समय नागा की भूल भुलैया पर आक्रमण कर सकते थे। एक बात निश्चित है, बंदूकें काम नहीं करती। ऐसे कोई अभिलेख नहीं है जो सैनिकों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को गोली मारकर मृत करने का वर्णन करते हों। परेशानी भरे कमीने, क्या? वास्तव में नहीं। ऐसा लगता है कि बेसिलिस्क हास्यास्पद रूप से कठोर परंतु धीमे हैं। अभिलेख दिखाते हैं कि बेसिलिस्क तेज चलते वयस्क जितनी तेजी से चलते हैं। एक को मारना कठिन हो सकता है, परंतु मुठभेड़ से बचना कोई समस्या नहीं होगी। रुद्र प्रताप की आंखें चमकीं। वे बेसिलिस्क की कमजोरी को उजागर करने से रोमांचित थे। उन्हें अभी भी इस जानकारी का लाभ कैसे उठाया जाए इस पर विचार करना था, परंतु उन्होंने निस्संदेह उपयोगी खुफिया जानकारी का एक टुकड़ा प्राप्त किया था। बेसिलिस्क राजा कैसे हैं? उन्होंने पूछा। बेसिलिस्क राजा के विषय में जानकारी अवश्य होनी चाहिए क्योंकि उनका नाम पहले से ही प्रकट हो चुका था। तथापि यहाँ तक कि बातूनी श्रीबैक ने भी इस बार विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, कहते हुए, खैर, यह उच्च गुणवत्ता की जानकारी है। मैं आपको अच्छी तरह भुगतान करूंगा, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। उनकी जेब में कुछ निम्नतम श्रेणी के डाउन रत्न थे। इसके अतिरिक्त उनके नागा कार्यकर्ता इसी क्षण परिश्रमपूर्वक डाउन रत्न एकत्रित कर रहे थे, प्रत्येक सेकंड उनकी संपत्ति को बढ़ाते हुए। सार में, वे श्रीबैक के ऋणी हुए बिना जानकारी खरीदने में सक्षम थे। नहीं नहीं, मुझे डाउन रत्नों की आवश्यकता नहीं है। श्रीबैक ने सिर हिलाया जब रुद्र प्रताप ने अपनी जेब के माध्यम से खोदना प्रारंभ किया। केवल मेरी एक सहायता करो। रुद्र प्रताप ने अपना खाली हाथ अपनी जेब से बाहर निकाला और श्रीबैक पर अपनी आंखें सक्रिय कीं। चूंकि आप मुझसे एनेक्स की भूल भुलैया के विषय में पूछ रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि आप इस बार कहीं गहराई में खोज कर रहे हैं। श्रीबैक ने पूछा। उन्होंने अवश्य गलतफहमी की होगी, जिसने रुद्र प्रताप के लिए चीजों को आसान बना दिया। उन्होंने जारी रखा, मुझे बताएं जब आपने अपना कार्यक्रम अंतिम रूप दे दिया हो। मैं आपको तिथि के निकट बताऊंगा, परंतु मुझे ये भी नहीं पता कि आप क्या सहायता चाहते हैं। मैं वादा करता हूं कि यह कुछ भी कठिन नहीं है। आप पहले सुन सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि क्या आप इसे करने में सहज महसूस करते हैं। मुझे कुछ भी ठीक है। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया क्योंकि उनके पास इस प्रस्ताव से खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एनेक्स है। तारांकन तारांकन तारांकन। नागा की भूल भुलैया हाल ही में बहुत अधिक शोरगुल वाली हो गई थी। नागा कार्यकर्ताओं का बारंबार लक्ष्य अभ्यास था, जो निकटवर्ती भटकते प्राणियों को आकर्षित करता था। जब भी कोई युद्ध होता, ओटेहागा आगे बढ़ता और शत्रु प्राणियों को टुकड़ों में काटता, मानो वह उन पर अपना क्रोध निकाल रहा हो। इसके अतिरिक्त भूल भुलैया का विस्तार कार्य चल रहा था। रुद्र प्रताप ने भूल भुलैया की ओर जाने वाले मार्ग में निगरानी उपकरण और गति संवेदक स्थापित किए। कमजोर रक्षा की भरपाई के लिए अनेक जाल भी स्थापित किए गए थे। तथापि महेश्वर सिंह और रुद्र प्रताप की अभिव्यक्तियां अभी भी चिंता से भरी हुई थीं। लेस देन, ये केवल भटकते प्राणियों या पशुओं के लिए अस्थायी उपाय हैं। ग्रेटर दैन, मुझे लगता है कि हमें भूल भुलैया के उन्नयन के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेस दैन, आप नागाओं को बुलाने में सक्षम होंगे जो बेसिलिस्क से लड़ सकते हैं जब भूल भुलैया स्तर 5 तक पहुंचती है। ग्रेटर दैन, समय सीमित कारक है। आइए प्रार्थना करें कि एनेक्स तब तक हमें नोटिस नहीं करते। उनका समय पुनः समाप्त हो रहा था। यद्यपि यह उन्नयन किसी भी पूर्व उन्नयन की तुलना में अधिक समय ले रहा था, रुद्र प्रताप के दल को राहत मिलेगी यदि वे इसकी अवधि के लिए सहन करें। तथापि अधोलोक उनके प्रति इतना दयालु नहीं था। बीप। गति संवेदक से जुड़ा सायरन बज उठा। यह अत्यधिक तेज नहीं था क्योंकि रुद्र प्रताप ने वॉल्यूम समायोजित किया था, परंतु यह उनके लिए किसी भी अन्य ध्वनि से अधिक तेज महसूस हुआ। स्वामी रिक्शाशा, जो भूल भुलैया के बाहरी इलाकों में गश्त कर रही थी, शीघ्रता से अपने स्वामी के पास लौट आए। हमेशा की तरह जमीन पर लेटने के स्थान पर उसने तत्कालता से उद्गार व्यक्त किया, बेसिलिस्क। बेसिलिस्क यहाँ हैं। धिक्कार है। रुद्र प्रताप ने शपथ ली। ओटेहागा के साथ युद्ध के बाद से 1 सप्ताह भी नहीं बीता था। इसके अतिरिक्त वे जाल स्थापित करना समाप्त नहीं कर पाए थे। सभी नागा कार्यकर्ताओं को बुलाओ, उन्होंने आदेश दिया। जैसा आप चाहें, स्वामी। रिक्शाशा पुनः अंधकार में गायब हो गई। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह पर चिल्लाया, द्वार की रक्षा कौन कर रहा है? लेस देन द्वारपाल, ड्रैकन और 2 योद्धा। ग्रेटर दैन, शेष को एकत्रित करो और सभी को द्वार पर भेजो। मैं सीधे वहां जा रहा हूं। रुद्र प्रताप ने आदेशों का एक क्रम जारी किया। महेश्वर सिंह ने अपनी पूंछ व्यस्तता से हिलाई और दृष्टि से बाहर फिसल गए। सेनाओं का संयोजन इस बार तीव्र और कुशल था क्योंकि यह अधिक व्यवस्थित था। नागा कार्यकर्ताओं ने शत्रु की अग्रिम पंक्ति पर अपनी शॉटगन निशाना बनाई, जबकि नागा द्वारपाल और योद्धाओं ने पीछे से उनका समर्थन किया। इस बीच नागा जादूगर और पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे। यह एक पूर्ण रक्षा थी। रुद्र प्रताप ने थोड़ी राहत महसूस की। लेस देन स्वामी,
देखो, ग्रेटर दैन। जब वे नागा के गठन की व्यवस्था कर रहे थे, रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह का उद्गार सुना। उन्होंने बेसिलिस्क को देखने के लिए मुड़े, जो मगरमच्छों से मिलते जुलते थे, जो आधे सीधे खड़े थे। उनमें से इतने कम क्यों हैं? रुद्र प्रताप, जो एनेक्स्ट्स और उनकी संपूर्ण सेना का सामना करने के लिए तैयार थे, शत्रु सेना के छोटे आकार से स्तब्ध थे। सिर से पैर तक 5 मीटर लंबे बेसिलिस्क दबंग थे, परंतु एक भूल भुलैया युद्ध को देखते हुए उनमें से इतने अधिक नहीं थे। प्राणी व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली हो सकते थे, परंतु नागा की भूल छोटे उलया केवल उनमें से 5 से नहीं गिरेगी। बेसिलिस्क, जो अपने छोटे पिछले पैरों और पूंछों के साथ डगमगा रहे थे, रुक गए जब उन्होंने नागाओं को खोजा। लेस देन हमें क्या करना चाहिए? गोली चलाएं। ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने पूछा, किसी कारण से उनके हाथ में एक शॉटगन के साथ। वे क्षण भर पहले चिंतित प्रतीत हुए थे, परंतु अब वे शत्रु सैनिकों की छोटी संख्या के कारण स्पष्ट रूप से सहज थीं। पहले रुको। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह को रोका और नागा द्वारपाल के पीछे छिप गए। उन्होंने ड्रैगन को एक संकेत दिया, जिसने सिर हिलाया और आगे बढ़कर एक पराक्रमी गर्जना जारी की। क्या ओटेहागा केवल एक रोने वाला ड्रैगन था, परंतु बेसिलिस्क, जो उसके सच्चे स्वभाव को नहीं जानते थे, उसकी अत्यधिक आभा से सिकुड़ गए। तुम जो प्राचीन अजगर के वंशज होने का दावा करते हो, तुम्हें ड्रैकनस ओटेहागा की भूल भुलैया में क्या लाता है? उसने उद्गार व्यक्त किया। ऐसा लगता था मानो उसके पास स्थान का स्वामित्व हो। वास्तव में ये वही था जो रुद्र प्रताप ने योजना बनाई थी। ओटेहागा की आंखें उत्सुकता से चमकीं। अपने उठे हुए शानदार सुनहरे शल्कों और उसके मुंह से निकलने वाले सल्फ्यूरिक धुएं के साथ ड्रैकन ऐसे प्रतीत हुआ मानो वह नागा की भूल भुलैया का स्वामी हो। पूर्व में डोमिनिक, रुद्र प्रताप ने पूछा। लेस देन जी स्वामी, ग्रेटर देन डोमिनिक ने उत्तर दिया। अधोलोक में ड्रैकन की क्या प्रतिष्ठा है? डोमिनिक ने रुद्र प्रताप के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व कुछ क्षणों तक विचार किया। लेस देन ड्रैकन अत्यंत दुर्लभ होते हैं, किंतु जब भी वे युद्धभूमि में प्रकट होते हैं तो ऐसी अफवाह फैल जाती है कि जो भी प्राणी उन्हें क्रोधित करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है। ग्रेटर दैन ड्रैकन की प्रतिष्ठा रुद्र प्रताप की अपेक्षा से कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। ओर्तेगा, उसने आरंभ किया। वह ड्रैकन, जो अपनी भुजाएं वक्ष पर बांधे हुए अग्रिम पंक्ति में अभिमानपूर्वक खड़ा था, रुद्र प्रताप की ओर मुड़ा। मैं जो कहूं वही करो। क्या करूं? जब बासिलिस्क आए। ओह! उद्धरण चिन्ह ... कुछ भी मत सोचो और बस तबाही मचा दो। डोमिनिक भयभीत होकर हाँफने लगी। लेस देन स्वामी, हम अभी भी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन। ये दिखावा करो कि तुम इस भूल भुलैया के स्वामी हो और उन्मत्त होकर हमला करो। मैं तुम्हारे पीछे से सहायता करूंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। बासिलिस्क अपने छोटे पैरों पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े, उनकी चालाक आंखें व्यस्तता से घूम रही थीं। वे ड्रैकन की अप्रत्याशित उपस्थिति से स्तब्ध थे, किंतु उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। ओर्तेगा ने उत्सुकता से बासिलिस्कों को घूरा। तुम्हारी चालाक आंखों से निर्णय करते हुए, मैं यह मान रहा हूं कि तुम सुखद यात्रा के लिए यहाँ नहीं आए हो। तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। इस घोषणा के साथ उसने उनकी ओर पैर पटकते हुए कदम बढ़ाया। नागाओं ने भी उसका अनुसरण किया, अपनी पूंछों को धरती पर पटकते हुए ड्रैकन के पीछे पीछे चले। संपूर्ण दृश्य स्वाभाविक प्रतीत हो रहा था, मानो कोई सुनियोजित नाटक हो। उनके तेज से भयभीत होकर बासिलिस्क पीछे की ओर लड़खड़ाने लगे। आओ, मुझे एक बहाना दो, यही तुम्हारे लिए यहाँ से जीवित बचने का एकमात्र मार्ग होगा। कितना उत्साहित है ये! रुद्र प्रताप मुस्कुराया जब उसने ड्रैकन को उत्साहपूर्वक बड़बड़ाते हुए नरकाग्नि फेंकते देखा। तथापि उसने तुरंत पुनः कठोर भाव धारण कर लिए और नागाओं को आगे बढ़ने का संकेत दिया। परिणामस्वरूप ओर्तेगा अनजाने में नागाओं द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा था, किंतु वह उन्मत्त होकर हमला करता रहा। उत्साह के नशे में चूर, ड्रैकन ने सामने खड़े एक बासिलिस्क पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। रीप! चमड़े के फटने की तीव्र ध्वनि सुनाई दी। बासिलिस्क चीखे और लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, कुख्यात ड्रैकन के विरुद्ध प्रतिशोध लेने में असमर्थ। ओर्तेगा ने एक बासिलिस्क को पूंछ से पकड़ा और प्राणी को प्रचंड शक्ति से घुमाया। बासिलिस्कों के विरुद्ध युद्ध आरंभ हो गया है। सामान्य रूप से एक संदेश प्रकट हुआ, जो युद्ध के प्रारंभ का संकेत दे रहा था। बासिलिस्क पराजित हो गए। रुद्र प्रताप की चिंताओं के विपरीत यह एक भारी विजय थी, मुख्यतः ओर्तेगा के कारण। तथापि ड्रैकन ने असंतुष्ट भाव से रुद्र प्रताप की ओर देखा, मानो वह शिकायत करने वाला हो। ये पर्याप्त है, रुद्र प्रताप ने कहा, किंतु यदि आपने मुझे अधिक समय दिया होता तो मैं उस बासिलिस्क को पकड़ सकता था, ओर्तेगा ने उत्तर दिया। वह क्षुब्ध प्रतीत हो रहा था कि एक बासिलिस्क को चूक गया क्योंकि रुद्र प्रताप ने उसे उसका पीछा करने से रोक दिया था। नहीं, हमें एक को जाने देना था, रुद्र प्रताप ने स्पष्ट किया। इससे यह अफवाह फैलेगी कि नागा की भूल भुलैया पर ड्रैकन का शासन है। अनाक्स अत्यंत सतर्क और विवेकशील है, अन्य भूल भुलैया के स्वामियों की तुलना में भी। वह तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक कि वह 100% निश्चित न हो।
यही कारण है कि बासिलिस्कों ने अधोयुद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह की व्याख्या को स्मरण किया और संतुष्टि से मुस्कुराया। ओर्तेगा की वास्तविक क्षमताएं उसकी प्रतिष्ठा की तुलना में निराशाजनक थीं, किंतु बासिलिस्क अनभिज्ञ थे। इसके विपरीत वे अपने स्वामी को ड्रेकन की अतिशयोक्तिपूर्ण क्रूरता की सूचना देंगे, जो तब एक दुविधा का सामना करेगा। वह ड्रेकन को चुनौती देने में असहज महसूस करेगा और इसलिए कार्य करने में संकोच करेगा। लेस देन स्वामी, हमें इस ड्रेकन पर भरोसा क्यों करना पड़ रहा है? इस क्षणिक विजय से हमें क्या लाभ होगा? ग्रेटर दैन डोमिनिक ने पूछा, जो स्पष्ट रूप से इस क्षणिक विजय के महत्व को समझने में असमर्थ थी। हम समय खरीद सकते हैं, यही हमें अभी सबसे अधिक आवश्यकता है, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। लेस देन, किंतु शत्रु को देर सवेर पता चल जाएगा। जब ऐसा होगा तो संपूर्ण सेना हमारी भूल भुलैया में घुसपैठ करेगी। ग्रेटर दैन, यह अधिक से अधिक पर्याप्त है, रुद्र प्रताप ने कहा। उसने आदेश दिया, ओर्तेगा को ऐसे क्षेत्र की रक्षा करने को कहो जो शत्रु के लिए अधिक दृश्यमान हो। सर्वोत्तम होगा यदि वह द्वार के निकट कहीं रहे। इससे अनाक्स भ्रमित होकर ओर्तेगा को भूल भुलैया का स्वामी समझ लेगा, जबकि रुद्र प्रताप का अस्तित्व छिपा रहेगा। मैं आगामी कुछ दिनों के लिए दूर रहूंगा, किंतु यदि कुछ घटित होता है तो मैं लौट आऊंगा। तब तक कृपया भूल भुलैया की देखभाल करें। भूल भुलैया के उन्नयन में अभी भी लंबा मार्ग शेष था। इसके अतिरिक्त उसके पास कर्मियों को बुलाने के लिए डाउन रत्नों की कमी थी, भले ही उन्नयन पूर्ण हो जाए। स्तर 4 की भूल भुलैया से नागा द्वारपाल को बुलाने के लिए रुद्र प्रताप का भारी धन खर्च हो चुका था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्तर 5 की भूल भुलैया से आह्वान कितना महंगा होगा। तथापि वह जानता था कि वह अपने डाउन रत्नों के भंडार को कहां से पूरक कर सकता है। क्या तुम वास्तव में अकेले नीचे जा रहे हो? रुद्र प्रताप को जया यामिनी से मिले हुए लंबा समय हो गया था। उत्तरार्ध ने कई बार वही प्रश्न पूछा था। भले ही तुम स्तर 12 के कालकोठरी शिशु हो, ये ठीक है, मेरा बहुत गहराई तक जाने का इरादा नहीं है। रुद्र प्रताप सामान्य परिस्थितियों में उसे अनदेखा कर देता, तथापि वह उसकी वास्तविक चिंता के शब्दों की ओर आंख मूंदना जारी नहीं रख सकता था। तो फिर तुमने छठे तल तक पहुंचने वाला मानचित्र क्यों मांगा? जया यामिनी ने पूछा। बस सावधानी के लिए, रुद्र प्रताप ने सीधे मुख से उत्तर दिया। जया यामिनी ने अपना सिर हिलाया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तुमने पिछली बार हथियार मांगे और अब तुम मानचित्र मांग रहे हो। क्या तुम अधोलोक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे हो? रुद्र प्रताप मौन रहा। न केवल वह एक भयानक झूठा था, बल्कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से झूठ भी नहीं बोलना चाहता था जिसकी उसके प्रति अच्छी धारणा थी। जया यामिनी ने उसे निराश दृष्टि से देखा, किंतु आगे कोई पूछताछ नहीं की। मुझे अनावश्यक हस्तक्षेप करने के लिए खेद है। मैं बस चाहती हूं कि श्री रुद्र प्रताप सुरक्षित रहें। उसे लगा होगा कि वह दूसरों के मामलों में दखल दे रही है। तथापि उसने रुद्र प्रताप को चेतावनी देना नहीं भूली, सावधान रहना। अधोलोक एक एकल यात्री के लिए अत्यंत खतरनाक है। रुद्र प्रताप मुस्कुराया। जया यामिनी ने पूछा, क्या इतना मनोरंजक है? ओह नहीं, बस ये कि मैं 12वें तल से अकेला लौटा हूं। ऐसी चिंता के शब्द सुनना विचित्र लग रहा है। रुद्र प्रताप ने अनजाने में जया यामिनी को लज्जित कर दिया होगा, क्योंकि उसने अपना मुख बंद रखा। उसने कोमलता से कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें फोन करूंगा। जया यामिनी का मुख तुरंत प्रसन्नता से चमक उठा। रुद्र प्रताप ने अपनी तैयारियां पूर्ण की और भीड़भाड़ वाले पाजू द्वार के सामने खड़ा हुआ। कितने लोग? रक्षक ने संदेहपूर्वक पूछा, क्योंकि उसने शायद ही कभी लोगों को अकेले द्वार पार करते देखा था। आह, मैं अकेला हूं, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। सैनिक ने उसे ऐसे देखा मानो वह पागल हो, किंतु वह बस ये कहता रहा, मैं केवल प्रवेश द्वार के आसपास घूमूंगा। क्या तुम एक क्षण प्रतीक्षा कर सकते हो? रक्षक ने पूछा। यह आजकल दुर्लभ था, किंतु अपराधी या साहूकारों द्वारा पीछा किए जा रहे ऋणी भूल भुलैया में छिपने के लिए जाया करते थे। रक्षक को रुद्र प्रताप पर उनमें से एक होने का संदेह हुआ। इन प्रकारों के अतिरिक्त कोई भी विवेकशील व्यक्ति अकेले भूल भुलैया में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि अनुभवी अन्वेषक और कालकोठरी शिशु भी भूल भुलैया में प्रवेश करने से पूर्व कम से कम 5 लोगों की टीम बनाते थे। रुद्र प्रताप अनावश्यक हलचल पैदा नहीं करना चाहता था, किंतु चीजें उसकी इच्छानुसार नहीं हुईं। उसके पास चुपचाप पास आते अधिकारी को कुछ दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे मत बताओ कि अधोलोक में प्रवेश करने का तुम्हारा कोई गुप्त उद्देश्य है, अधिकारी ने पूछा, रुद्र प्रताप की स्थिति के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात। किंतु रुद्र प्रताप के हाथ में कार्ड देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह कांपती आवाज में मुश्किल से एक प्रश्न पूछ सका, तुम्हारा स्तर? मैं हलचल पैदा नहीं करना चाहता, रुद्र प्रताप ने चुपचाप कहा। अधिकारी रुद्र प्रताप के अन्वेषक लाइसेंस पर उत्कीर्ण स्तर 12 देखकर भय से स्तब्ध हो गया था। यह अपेक्षित था, क्योंकि उसने पहले कभी निचले तल से कालकोठरी शिशु नहीं देखा था। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च स्तर के कालकोठरी शिशु की तो बात ही छोड़ दें।
इसके अतिरिक्त रुद्र प्रताप की पहचान इतनी अच्छी तरह से छिपाई गई थी कि उसके साथी कालकोठरी शिशु भी मानते थे कि वह मृत है। रुद्र प्रताप को आभास हुआ कि आज से विचित्र अफवाहें उसका अनुसरण करेंगी। क्या मैं अब प्रवेश कर सकता हूँ? उसने पूछा। निश्चित रूप से, आगे बढ़ें। स्तब्ध अधिकारी ने उसे सलामी तक दी, जिसने निकटवर्ती अन्वेषकों का ध्यान आकर्षित किया। रुद्र प्रताप ने शीघ्रता से अपनी टोपी नीचे खींची और द्वार से गुजर गया। अरे, लड़कों को इकट्ठा करो, चलो एक सप्ताह के भीतर दूसरे तल तक पहुंचे फिर वापस लौटें। ठीक है, ठीक है। द्वार के निकट के क्षेत्रों में यातायात भारी था, क्योंकि आज कई दल शिकार पर जा रहे प्रतीत हो रहे थे। रुद्र प्रताप ने अपनी चाल तेज कर दी जब उसने लगभग 30 अन्वेषकों को अपनी ओर झुंड में आते देखा। क्या वह व्यक्ति अपने दल से अलग हो गया? बकवास मत करो, तुम उसे क्या समझते हो, खोया हुआ बच्चा। निरर्थक बातें करना बंद करो। कुछ अन्वेषकों ने रुद्र प्रताप को जिज्ञासापूर्वक देखा, किंतु उनमें से अधिकांश ने एकल यात्री पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि वह अस्थायी रूप से अपने दल से अलग हो गया था। रुद्र प्रताप ने सुरक्षित रहने के लिए अपनी टोपी और नीचे खींची और भूल भुलैया के मार्ग से तीव्रता से गुजरा। जब वह लंबी यात्रा के पश्चात अंततः दूसरे तल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसने गहरे गड्ढे में घूरा और जया यामिनी से प्राप्त मानचित्र निकाला। यह अत्यंत उपयोगी था, क्योंकि इसमें जोखिमपूर्ण स्थलों और परित्यक्त भूल भुलैया के स्थान को चिन्हित किया गया था। रुद्र प्रताप ने अपनी दिशाओं की पुष्टि की और फिर गड्ढे की ओर चला, जहां मानचित्र के अनुसार परित्यक्त भूल भुलैया थी। उसने शीघ्र ही धुंधले कालकोठरी प्रतीक वाली दीवार की पहचान कर ली। रुद्र प्रताप ने भ्रूभन किया जब उसने भूल भुलैया की ओर देखा, जो शेष अधोलोक से भी अधिक अंधकार में थी। उसके हाथ के पीछे का भाग चुभने लगा और उसकी आंखों में झंझनाहट होने लगी। शीघ्र ही इसके पश्चात उसका संपूर्ण संसार श्वेत और श्याम में परिवर्तित होने लगा। परजीवी, मानव शिकारी। परजीवी के रडार पर कुछ पकड़ में आया है। परजीवी ने कुछ विशिष्ट को लक्षित किया है। रुद्र प्रताप संतुष्टि से मुस्कुराया जब उसने मार्ग की दीवारों में चमकती हरी वस्तुओं को देखा। उसने अंधाधुंध दीवारों को फाड़ना, भूमि में खोदना और छतों को तोड़ना आरंभ कर दिया। अपरिपक्व डाउन रत्न 4/10। यह अभी महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, किंतु समय के साथ यह मूल्यवान हो जाएगा। नवनिर्मित डाउन रत्न 15/15। ये समय के साथ अधिक मूल्यवान हो जाएगा, किंतु आपको लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी। नवनिर्मित डाउन रत्न 13/13। ये समय के साथ अधिक मूल्यवान हो जाएगा, किंतु आपको लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी। डाउन रत्न रुद्र प्रताप की स्क्रीन पर चमकते संदेशों से भी अधिक उज्ज्वलता से जगमगा रहे थे। उसने शाब्दिक रूप से उन्हें अपनी जेब में समेट लिया। दिन के अंत तक उसने 9 डाउन रत्न एकत्र कर लिए थे, जो 2 द्वारपालों और उससे अधिक को बुलाने के लिए पर्याप्त कालकोठरी ऊर्जा के बराबर थे। तथापि यह कोई सरल कार्य नहीं था। यद्यपि यह एक परित्यक्त भूल भुलैया थी, अंधकार में मार्गों में अकेले भ्रमण करना कभी भी सरल नहीं था। रुद्र प्रताप के पास जंगचंद नहीं था जो जाल का पता लगा सके, या जया यामिनी नहीं थी जो उसे संगति दे सके। इसके विपरीत उसे अंधकार में निरंतर चिंता और एकाकीपन से संघर्ष करना पड़ा। 10 वर्ष पूर्व जैसी अनुभूति करते हुए रुद्र प्रताप ने निराशाजनक विचारों को दूर भगाने के लिए अपना सिर हिलाया। वह अधोलोक के सबसे गहरे तल पर नहीं था। वास्तव में वह केवल तीसरे तल पर था, जहां पाजू द्वार से पहुंचने में उसे केवल 1 सप्ताह लगा था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभवतः मुझे धमका सके, उसने विचार किया। इसके साथ ही उसके कंधों पर भारी उसके अतीत का प्रेत पतली हवा में विलुप्त हो गया। रुद्र प्रताप पूरे दिन सतर्क रहने से शीघ्रता से थक गया था। उसने विश्राम करने के लिए कहीं खोजना आरंभ किया, किंतु अधोलोक में ऐसा स्थान खोजना कठिन था। अंततः उसे उपयुक्त आश्रय खोजने में 3 घंटे और लग गए। उसने जया यामिनी से प्राप्त 2 गति संवेदकों को स्थापित किया और सो गया। रात सौभाग्यवश घटनाविहीन रही, जो रुद्र प्रताप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसे पूरे दिन की यात्रा के लिए अपनी ऊर्जा को पुनर्स्थापित करना था। रुद्र प्रताप ने बिना विलंब के अगले दिन अपना अभियान आरंभ किया। न केवल उसे डाउन रत्न एकत्र करने थे, बल्कि उसे ये भी जांचना था कि वह इस जटिल भूलभुलैया में सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तथापि स्वामी कक्ष को खोजना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वह भूलभुलैया के हृदय की ओर चला, पहले की तरह परित्यक्त भूलभुलैया के टुकड़े खोजने की आशा में। क्लैंक। रुद्र प्रताप उसी क्षण जम गया जब उसने अपने पैर की नोक पर कुछ विचित्र महसूस किया। उसने धीरे धीरे अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, किंतु उसके नीचे की भूमि गड़गड़ाई और सूक्ष्मता से विकृत हो गई। धिक्कार, उसने शपथ ली। वह निश्चित रूप से किसी जाल पर कदम रख चुका था। उसने अत्यंत सावधान रहने का प्रयास किया था, किंतु वह बस दुर्भाग्यशाली था। उसके पैर की नोक पर संवेदना संकेत दे रही थी कि जिस क्षण वह अपना पैर हटाएगा, जाल उसकी टखने को काट देगा। ये स्पष्ट करता था कि जया यामिनी ने मानचित्र पर परित्यक्त भूलभुलैया को लाल चिन्ह से क्यों अंकित किया था। यद्यपि इसकी रक्षा करने वाले कोई प्राणी नहीं थे, फिर भी वहां जाल प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई बलिदान बने या उन्हें विघटित करे।
अब वह उस बलिदान बनने वाला था। रुद्र प्रताप ने लंबे समय तक विचार नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ऐसी विपत्ति से कैसे निपटना है। उसने धीरे धीरे श्वास अंदर और बाहर किया। उसने अपनी सांस रोकी और बिजली की तरह जाल से दूर कूद गया, पलक झपकते ही 10 मीटर से अधिक की यात्रा करते हुए। क्लैंक! वह मुड़ा और घातक जाल को भयानक ध्वनि के साथ हवा में बंद होते देखा। फ्यू! उसने राहत की सांस ली। यह एक सरल किंतु भयावह जाल था जो सरलता से किसी लापरवाह अन्वेषक की टखने को काट सकता था। एक सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रक्तस्राव से मर जाएगा, जबकि अधिक मजबूत शरीर वाला कालकोठरी शिशु उन क्रूर शिकारियों का शिकार हो जाएगा जो रक्त की गंध से आकर्षित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी इस जाल पर कदम रखता वह भयावह अंत को प्राप्त कर सकता था, किंतु यह अब रुद्र प्रताप के लिए मायने नहीं रखता था। वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे सावधानीपूर्वक भूमि, छत और दीवारों की जांच करनी थी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना था। जालों की बढ़ती संख्या संकेत दे रही थी कि वह स्वामी कक्ष के निकट आ रहा था। उसे कुछ के पार छलांग लगानी पड़ी और अन्य के लिए भूमि पर समतल रेंगना पड़ा। जब उसने लगभग 15 जाल पार कर लिए तो वह अंततः परित्यक्त भूलभुलैया के स्वामी कक्ष तक पहुंच गया, जिसे वह इतनी व्यग्रता से खोज रहा था। वेदी और उसके आसपास का क्षेत्र भयानक रूप से रिक्त था, उस अन्य भूलभुलैया के स्वामी कक्ष के समान जिसे उसने जया यामिनी के साथ खोजा था। परजीवी ने अपने मेजबान को सूचित किया कि क्रोधविहीन वेदी के केंद्र में कुछ छिपा हुआ है। परजीवी ने कुछ विशिष्ट को लक्षित किया है। रुद्र प्रताप ने भूमि में खोदने के लिए अपने खाई फावड़े का उपयोग किया। उसकी दृष्टि चमकते हरे पत्थरों पर केंद्रित थी। उसने शीघ्र ही एक विशेष रूप से चमकीले पत्थर के टुकड़े को उत्खनित किया। आपने भूलभुलैया का एक टुकड़ा खोजा है। जब मनुष्यों ने युद्ध जीता तो भूलभुलैया के स्वामी ने अधिकांश मूल्यवान वस्तुएं ले ली, किंतु वह सब कुछ नहीं ले सका। आपने एक ऐसा टुकड़ा पाया है जो लंबे समय से उपेक्षित पड़ा है। परित्यक्त भूलभुलैया का टुकड़ा 9/20। यद्यपि लंबा समय बीत चुका है, ये कालकोठरी ऊर्जा के निरंतर संपर्क के कारण अभी भी उपयोगी हो सकता है। ये पत्थर का टुकड़ा कभी एक शक्तिशाली भूलभुलैया का भाग था, किंतु दीर्घकालीन उपेक्षा के कारण अब यह एक औसत डाउन रत्न के तुल्य है। तथापि स्वामी रुद्र प्रताप के हाथों में नई संभावनाएं खुल गई हैं। आपने परित्यक्त भूलभुलैया का द्वितीय टुकड़ा पाया है, 2/17। रुद्र प्रताप के लिए घर लौटने का समय आ गया था। उसने पहले से ही अपने साथ लाए भोजन का आधे से अधिक उपभोग कर लिया था। वह अपने भोजन भंडार को तब तक पुनर्स्थापित कर सकता था जब तक उसके पास नागा की भूलभुलैया का प्रवेश द्वार था, किंतु उसने फिर भी वापस लौटने का निर्णय लिया। यद्यपि उसने केवल तीसरे तल तक अन्वेषण किया था, उसकी लूट में परित्यक्त भूलभुलैया के 2 टुकड़े और विभिन्न आकारों के 40 से अधिक डाउन रत्न सम्मिलित थे। यह उसकी कल्पना से परे लाभकारी था। तथापि यदि रुद्र प्रताप न होता तो चीजें अधिक कठिन होती। सभी जीवित प्राणी भूलभुलैया में कदम रखते ही अपने समय और दिशा की अनुभूति खो देते हैं। जंगचंसिक की तरह विशेष क्षमता के बिना साधारण अन्वेषक और यहाँ तक कि कालकोठरी शिशु भी इस स्थान में भ्रमण नहीं कर पाएंगे। वे भूलभुलैया में भटकते रहेंगे, उनकी थकान दिन प्रतिदिन संचित होती रहेगी जब तक कि वे अंततः भूखमरी से मर नहीं जाते या प्राणियों या जंतुओं द्वारा मारे नहीं जाते। इनमें से कोई भी रुद्र प्रताप पर लागू नहीं होता था, जो सबसे गहरे तल से भूमि सतह तक की नरक यात्रा से जीवित बचा था। उसके पास असाधारण संवेदनाएं थीं जिन्हें अन्य मुश्किल से समझ सकते थे। किंतु यदि भूलभुलैया का क्रोध होता तो उससे भी कठिनाई होती। क्लैंग! रुद्र प्रताप ने एक बार अपने भरे थैले को थपथपाया और भूलभुलैया के निकास की ओर बढ़ना आरंभ किया। उसे बस इस भयानक स्थान से बाहर निकलने के लिए कोने को मोड़ना था। उसकी गति प्रसन्नता में तीव्र होने लगी, किंतु भूलभुलैया में कब से कुछ भी उसकी इच्छानुसार हुआ था। रुद्र प्रताप पुनः एक अप्रत्याशित स्थिति में उतरा। उसने भ्रूभंग किया जब एक अन्वेषक पतली हवा से कूद पड़ा। अजनबी ने अपनी कमर पर बंधे चाकू को पकड़ लिया। तुम कौन हो? अन्वेषक ने पूछा। रुद्र प्रताप एक क्षण के लिए हिचकिचाया। वह विचार कर रहा था कि उत्तर दे या नहीं जब 15 अन्वेषकों का एक समूह अंधकार से प्रकट हुआ। मैं एक साथी अन्वेषक हूँ, रुद्र प्रताप ने सहजता से उत्तर दिया। एक व्यक्ति जो कालकोठरी शिशु प्रतीत होता था आगे बढ़ा और पूछा, तुम अकेले क्यों हो? यह एक सरल प्रश्न था, किंतु इसने रुद्र प्रताप को रोमांचित कर दिया। कुछ असामान्य था। वह अजनबी के शरीर से एक अनियमित आभा महसूस करने पर तनावग्रस्त हो गया, जो सामान्यतः एक औसत कालकोठरी शिशु में नहीं देखी जाती। मैं रास्ता खोजने के प्रयास में अपने दल से अलग हो गया। मैं अब वापस जा रहा हूँ। रुद्र प्रताप ने झूठ बोला, क्योंकि उसे सहज रूप से खतरे का आभास हुआ। इस बीच अन्वेषक संदिग्ध रूप से चलने लगे थे। क्या ऐसा है? हम क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, किंतु हमें कोई नहीं मिला। कालकोठरी शिशु किसी गुप्त उद्देश्य के साथ अपनी बात को खींच रहा था। निश्चित रूप से अन्वेषक मौन रूप से रुद्र प्रताप के निकट आने लगे। रुको! रुद्र प्रताप ने गर्जना की। अब और परीक्षण करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अन्वेषक किसी कारणवश उसके विरुद्ध स्पष्ट शत्रुता प्रदर्शित कर रहे थे।
अरे, तुम्हें अपनी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम सभी साथी नहीं हैं? अपने मित्रवत शब्दों के बावजूद कालकोठरी शिशु ने अपनी मुद्रा नीची की, किसी भी क्षण अपना चाकू निकालने और रुद्रप्रताप पर हमला करने के लिए तैयार। धिक्कार! रुद्रप्रताप ने भीतर ही शपथ ली। ये अन्वेषक शिकारी थे जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनी ही प्रजाति का शिकार करते थे। क्रीक! रुद्रप्रताप उसी क्षण कूद गया जब उसने यह अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि सुनी। पटांग! कुछ उड़ा और उस भूमि पर गिरा जहां वह कुछ क्षण पूर्व खड़ा था। एक संदेश प्रकट हुआ, युद्ध आरंभ हो गया है। संदेश विंडो गायब होने से पूर्व वह तीरों की हवा को भेदती ध्वनि सुन सकता था। रुद्रप्रताप चमकते लाल संदेश की जांच करने से पूर्व ही पुनः कूद गया। उसने दीवार से छलांग लगाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि भूमि पर लुढ़का भी, किंतु क्रॉसबो के तीर लगातार उसका पीछा करते रहे, हर बार मुश्किल से उसे चूकते हुए। पटांग पटांग पटांग! 3 तीर ठीक उसी स्थान पर दीवार से टकराए जहां से वह मात्र 1 सेकंड पूर्व कूदा था। रुद्रप्रताप को ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक महीन जाल में फंसा हुआ हो। वह निराशा में दाएं बाएं चकमा देता रहा जबकि शिकारियों को पहचानने का प्रयास कर रहा था। जिस तरीके से शिकारी उसकी असाधारण गतिविधियों का सटीक रूप से अनुसरण कर सकते थे, उससे वह बता सकता था कि वे कोई साधारण अन्वेषक नहीं थे। यह अपेक्षित था, क्योंकि वे अधोलोक के राक्षस थे जो मनुष्यों का शिकार करते थे, न कि मात्र अधोप्राणी। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति अन्य कालकोठरी शिशुओं के साथ घुल मिल नहीं सकते थे। वे क्रूर प्राणियों को चुनौती देने के लिए वापस नहीं जाना चाहेंगे, ये समझने के पश्चात कि मनुष्य अधिक लूट के साथ सरल लक्ष्य थे। दुर्भाग्यवश इन शिकारियों ने रुद्रप्रताप को अपना अगला लक्ष्य चुना था। ये कमीना कम से कम स्तर 8 का प्रतीत होता है, एक शिकारी ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि उसके सभी तीर लक्ष्य को भेदने में विफल रहे। स्तर को भाड़ में जाने दो, बस उसे पकड़ो। वह भाग रहा है, इस भय से कि रुद्रप्रताप भाग सकता है। एक शिकारी ने अपना क्रॉसबो एक ओर फेंक दिया, अपना चाकू निकाला और रुद्रप्रताप पर हमला किया। मर जा! उसने तुरंत रुद्रप्रताप से दूरी कम की और अपने प्रतिद्वंद्वी पर घातक चाकू लहराया। स्वूश! तीरों की बौछार रुक गई क्योंकि अन्य शिकारियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि वे अपने क्रॉसबो से रुद्रप्रताप को नहीं पकड़ सकते। उन्होंने अपने चाकू निकाले और अपने लक्ष्य की ओर झपटे। तथापि रुद्रप्रताप की गतिविधियां तुरंत परिवर्तित हो गईं। हाँ, कौन भाग रहा है? उसने आक्रामकता से फुफकारा, उसकी आंखें चमकीले नीले रंग से जगमगा रही थीं। रुद्रप्रताप जानता था कि अधोलोक में सतर्कता छोड़ना कितना मूर्खतापूर्ण था। वह चिंतित था, किंतु उसने कभी भी काय की तरह भागने का इरादा नहीं किया था। यद्यपि वह जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, अभी मुश्किल से ही जीवन मृत्यु की स्थिति थी। उसने शिकारी को घूरा, जो निडरता से उस पर हमला कर रहा था जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की शक्ति का मूल्यांकन कर रहा था और अपनी विपत्ति के समाधान के बारे में सोच रहा था। हाँ, रुद्रप्रताप के रवैये में अचानक परिवर्तन से स्तब्ध होकर शिकारी ने एक कराह निकाली, बिना समय रहते अपना चाकू वापस खींचने में सक्षम हुए। रुद्रप्रताप का हाथ मुड़ा और चील के पंजों की तरह शिकारी की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। केक! शिकारी घुटन से गुर्राया जब रुद्रप्रताप ने निर्दयता से उसका गला फाड़ दिया, जिससे हवा के निकलने की ध्वनि के साथ रक्त उछल पड़ा। वह पीड़ा में हांफा, उसके हाथ अपनी रक्तरंजित गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। रुद्रप्रताप ने आगे बढ़कर शिकारी के होंठों को पकड़ा। उसने उन्हें पलटा और तीखे, दांतेदार और पीलापन लिए दांत प्रकट किए जैसे कि किसी जानवर के मुख में मिलने की अपेक्षा की जाती है। तुम कमीने! उसने कहा। वह शिकारी के तीखे दांतों से क्रोधित हो गया, क्योंकि वे शिकारियों की सबसे घृणित नस्ल की विशेषता थे जो मानव मांस का उपभोग करते थे। उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट पड़ी। तुम छोटे, ये कमीना शक्तिशाली है, चलो एक साथ हमला करते हैं। अन्य शिकारी हाँफ उठे जब उन्होंने अपने साथी का फटा हुआ गला देखा। उन्होंने रुद्रप्रताप को घेर लिया और एक साथ उस पर झपटे। मर जा! जंगलियों ने उसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया, उसकी फिल्ट्रम, गर्दन, छाती और अंडकोश। इसके अतिरिक्त उनके चाकुओं ने पूर्णतया रुद्रप्रताप के पीछे हटने के मार्ग को काट दिया। एक औसत कालकोठरी शिशु इस हमले से चीर फाड़ कर दिया जाता। ये मानव शिकारी वास्तव में कालकोठरी शिशुओं का शिकार करने में विशेषज्ञ थे। जबकि उत्तरार्ध ने प्राणियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्होंने अपनी ही प्रजाति को वध करना सीखा था। तथापि रुद्रप्रताप शांत रहा, क्योंकि यह उसके लिए एक परिचित स्थिति थी। सबसे गहरे तल से सतह तक की अपनी नारकीय यात्रा में उसने केवल प्राणियों का ही सामना नहीं किया था। उसने कांपते शिकारी को एक हाथ से गर्दन से पकड़ा और उसे मांस की ढाल के रूप में बाहर रखा। आर्गधग! शिकारी, जो रुद्रप्रताप के हाथ में पीड़ापूर्वक कराह रहा था, चीखा जब दर्जनों चाकू उसके मांस में घुसे। वह तुरंत निष्क्रिय हो गया, किंतु अन्य कालकोठरी शिशुओं को कोई परवाह नहीं थी। वे अपने हथियारों को लहराते रहे, अपने मृत साथी के शव को टुकड़े टुकड़े करते हुए। रुको, तुम कमीनों! एक शिकारी ने निराशा में शपथ ली। रक्त के छींटों से एक लाल धुंध बन गई थी, जिसने युद्धभूमि पर दृश्यता को कम कर दिया था।
रुद्र प्रताप लाल धुंध से बाहर कूदा और अपना चाकू घुमाया, अंधे शिकारियों की आंखों और गलों पर वार करते हुए। धिक्कार, ये कमीना उच्च स्तरीय कालकोठरी शिशु है। शिकारियों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है जब उनमें से 4 पलक झपकते ही भूमि पर गिर गए। तथापि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र प्रताप ने अधोलोक के इन राक्षसों को जीवित रहने देने से इनकार कर दिया। आर्घघ, ईक, मेरी आंखें। 5 और शिकारी एक पल में गिर गए। शेष 6 भय से धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उर्ग, जिस क्षण उन्होंने एक और चीख सुनी, वे अलग हो गए और अपने प्राणों के लिए भागे। उनमें से 3 उस मार्ग की ओर भागे जहां से रुद्र प्रताप आया था, जबकि शेष आधे उसके पास से भागे। रुद्र प्रताप ने एक क्षण के लिए विचार किया और अपने होंठ चाटे। हफ पफ, दोनों शिकारी हवा के लिए हाँफ रहे थे, किंतु वे रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे जानते थे कि यदि वे धीमे होंगे तो नीली आंखों वाले कालकोठरी शिशु द्वारा तुरंत मार दिए जाएंगे। अरे, मुझे लगता है कि वह राक्षस अन्य लोगों के पीछे गया। मुझे वह नहीं दिख रहा। क्या तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? हम बिना कारण भागे। एक शिकारी रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। जब उसे कोई उपस्थिति का पता नहीं चला तो उसने राहत की सांस ली और अपनी सांस पकड़ी। धिक्कार है, उसने शपथ ली। वे अत्यंत दुर्भाग्यशाली थे कि एक शीर्ष श्रेणी के कालकोठरी शिशु से सामना हुआ। धिक्कार, क्या तुम्हें लगता है कि वे सब मर गए? निश्चित रूप से। क्या तुमने अभी उसका चेहरा नहीं देखा? वह एक पूर्ण राक्षस है। ईक, हमारा कितना महान भाग्य है। वह कमीना स्तर 10 का प्रतीत होता है, या शायद उससे भी अधिक। दोनों शिकारी मुस्कुराए, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि रुद्र प्रताप उनका पीछा नहीं कर रहा था। धिक्कार, मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए छिपे रहना होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चलो कुछ समय के लिए छिपे रहते हैं और फिर एक नई टीम खोजते हैं। हम कुछ अनजान अन्वेषकों के मांस का स्वाद ले सकते हैं। किलकिलाते हुए शिकारियों की यह जोड़ी वास्तव में मानव वस्त्रों में निम्न जानवर थे। उसके अलावा हम कहाँ हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं। हम बिना पीछे मुड़े अपने प्राणों के लिए भागे। शिकारियों को शीघ्र ही उस भयंकर स्थिति का एहसास हुआ जिसमें वे थे। धिक्कार, हम मुसीबत में हैं। कोई संदेह नहीं। क्या तुम सोचते थे कि अब उत्सव मनाने का समय है? वह बात नहीं है। शिकारी ने अपने मित्र के व्यंग्यात्मक उत्तर पर भ्रूभंग किया। मुझे लगता है हम एक भूल भुलैया में हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब मार्ग विकृत होने लगा। तो हमें यहाँ से जितनी जल्दी संभव हो बाहर निकलना चाहिए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? दूसरा शिकारी भय से हाँफा और जम गया जब उसने हवा के झोंके की आवाज़ सुनी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो बाहर निकलते हैं। उसने शपथ ली और अपने साथी के कंधों को थपथपाया। वह वापस जाने ही वाला था जब उसने कुछ भूमि पर गिरने की आवाज़ सुनी, गर्म तरल उसकी पीठ पर छींटते हुए। हाँ, वह ठंडे पसीने से भीग गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने धीरे धीरे मुड़कर अपने गले के निकट एक नीलापन लिए हुए फलक को देखा। केक, शिकारी ने अपने रक्तरंजित गले को पकड़ा और भूमि पर गिर गया। उन सभी से निपट लिया गया है, स्वामी। रिक्शाशा को अपने कर्तव्य से लौटने और उसके सामने झुकने में अधिक समय नहीं लगा। वह रक्त की गंध से आच्छादित थी। डोमिनिक ने अतिशयोक्ति नहीं की थी जब उसने रिक्शाशा को एक कुशल हत्यारे और स्काउट के रूप में वर्णित किया था। रुद्र प्रताप ये सुनकर सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ कि वह इतने कम समय में 2 स्तर 5 के कालकोठरी शिशुओं की हत्या कर सकती है। अच्छा किया, उसने कहा, एक भावहीन चेहरा बनाए रखते हुए जब उसने एक एक करके शिकारियों के शवों की जांच की। उसने उनके उस्तरे की तरह तीखे दांतों को ठंडी दृष्टि से देखा। मनुष्यों को मारने के बारे में दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं था जब उसने पहले भी अधोलोक में जीवित रहने के प्रयास में ऐसा किया था। इसके अतिरिक्त ये घृणित राक्षस थे जो मुस्कुराते हुए अपने सोते हुए पीड़ितों का गला काटते थे। कोई उन्हें अभी भी मानव कैसे कह सकता है? लेस देन स्वामी, मैंने उन सभी को एकत्र कर लिया है। ग्रेटर देन डोमिनिक रुद्र प्रताप के पास आए और दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसने लगभग 20 चमकते डाउन रत्न उठाए हुए थे। बुरा नहीं, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। ये तथ्य कि शिकारी इतने सारे डाउन रत्न लेकर घूम रहे थे, ये संकेत देता था कि कई उनका शिकार बन चुके थे। इस अप्रिय विचार ने डाउन रत्नों की लाल चमक को भयावह बना दिया। रुद्र प्रताप भ्रूभंग करने से स्वयं को रोक नहीं सका। उसने संक्षेप में कहा, चलो वापस चलते हैं। प्रवेश द्वार खुला होने के कारण भूलभुलैया में और अधिक समय तक रहने का कोई कारण नहीं था। डोमिनिक ने प्रवेश द्वार के रास्ते में उससे पूछा, लेस देन हमें शवों के साथ क्या करना चाहिए? ग्रेटर देन। रुद्र प्रताप एक क्षण के लिए मुड़ा और फिर सहजता से उत्तर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दो। जंगली जानवर और प्राणी आएंगे और उन्हें बिना किसी निशान के खा जाएंगे। अधोलोक का अंधकार शवों को विघटित कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे शिकारियों ने अपने पीड़ितों के साथ किया था। एक भी निशान शेष नहीं रहेगा। यह इस कठोर वातावरण का नियम था। से पूर्व की शांति। लेस देन मैंने जालों पर नियुक्त आधे श्रमिकों को वापस खदानों में आवंटित कर दिया है। हमने अभी तक जालों की स्थापना पूरी नहीं की है, किंतु हमें भूलभुलैया के उन्नयन के पूर्ण होने के पश्चात नई सुविधाओं के निर्माण के लिए संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है।
कालकोटरी ऊर्जा हवा से प्रकट नहीं होती है। आखिरकार ग्रेटर दैन रुद्र प्रताप नागा के सिंहासन पर बैठे हुए चुपचाप डोमिनिक की सलाह सुनता रहा। उसने पूछा, बासिलिस्कों से कोई समाचार? लेस दैन उस दिन के पश्चात वे कुछ समय के लिए हंगामा कर रहे थे, किंतु अब वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, संभवतः दूर से हमारी शक्ति का विश्लेषण कर रहे हैं। ग्रेटर दैन रुद्र प्रताप की योजना ओर्तेगा का उपयोग करके सतर्क अनाक्स को कदम उठाने से रोकने की थी, जो शानदार रूप से सफल रही होगी। तथापि वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। भूल-भुलैया के उन्नयन में केवल 2 सप्ताह शेष रहने के साथ उसे तब तक सतर्क रहना था जब तक नए कर्मियों को बुलाया नहीं जा सकता। रिक्शाशा का अधिक उपयोग करो, उसने आदेश दिया। रिक्शाशा अधोयोगिनी इस समय उसके पास एकमात्र विश्वसनीय स्काउट थी। डोमिनिक ने उसे बताया था कि निगरानी और छलावरण में विशेषज्ञता रखने वाली नागाएं हैं, किंतु रुद्र प्रताप को नहीं पता था कि उन्हें बुलाने के लिए उसकी भूल-भुलैया किस स्तर की होनी चाहिए। लेस देन मुझ पर छोड़ दो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अधोयोगिनी आलस्य न करे। ग्रेटर देन डोमिनिक का रवैया हमेशा रिक्शाशा के प्रति कटु रहता था। जब से नागाओं ने बासिलिस्कों को भगाया था 2 सप्ताह बीत चुके थे, किंतु अधोलोक पहले से अधिक शांत था। नागा की भूल-भुलैया, जो पहले तनाव से भरी हुई थी, जो किसी भी क्षण फट सकता था, अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी। सभी नागा श्रमिकों ने जाल स्थापित करना बंद कर दिया था और नए डाउन रत्नों की खुदाई के लिए पुनः अपनी कुल्हाड़ियां उठा ली थीं। इस बीच नागा योद्धाओं ने युद्ध अनुभव संचित किया और अधिक शक्तिशाली हो गए। क्वांस कहाँ है? रुद्र प्रताप ने पूछा। क्वांस उस एक नागा योद्धा को दिया गया नाम था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया था। लेस देन वह अन्य नागा योद्धाओं के साथ शिकार पर गया है। वह शीघ्र ही लौटने वाला है, इसलिए आप उसे कुछ ही समय में देखेंगे। ग्रेटर दैन क्या ऐसा है? मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह कितना अधिक शक्तिशाली हो गया है। लेस दैन आप इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। वह पहले से ही शक्ति में नागा द्वारपाल के तुल्य है। मेरा मानना है कि वह सही अवसर के साथ एक वीर श्रेणी का योद्धा भी बन सकता है। ग्रेटर दैन भूल-भुलैया का उन्नयन शीघ्र ही पूर्ण होने वाला था, किंतु उसे तब तक अपने वर्तमान सैन्य बलों पर निर्भर रहना था। यद्यपि रुद्र प्रताप की सेना अपेक्षाकृत मजबूत थी, उसने बासिलिस्कों के विरुद्ध युद्ध के दौरान इसकी स्पष्ट सीमाओं को देखा था। उसके सैनिकों और योद्धाओं की गुणवत्ता बस बहुत निम्न थी। चूंकि यह उसकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी, इसलिए वह ये सुनकर उत्साहित हुआ कि एक नागा योद्धा में वीर श्रेणी की इकाई में परिपक्व होने की क्षमता थी। मेरे स्वामी, रिक्शाशा क्वांस से पहले लौटी बासिलिस्क की भूल-भुलैया की जांच करके। औपचारिकता छोड़ो और अपने निष्कर्ष बताओ। रुद्र प्रताप ने रिक्शाशा को उसकी पूजा करने के लिए प्रणाम करने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। 142 सामान्य बासिलिस्क और 2 वीर श्रेणी के हैं। मैं अपनी क्षमता की कमी के कारण भूल-भुलैया में गहराई तक प्रवेश करने में असमर्थ रही। कृपया अपनी इस अक्षम सेविका को दंडित करें। तो तुम अनाक्स पर जासूसी करने में असफल रहीं। बासिलिस्क राजा भूल-भुलैया के सबसे गहरे भाग में रहता है। मेरे जैसी तुच्छ अधोयोगिनी ऐसी कड़ी सुरक्षा को कभी भी पार नहीं कर सकती। रिक्शाशा का स्वर हमेशा आत्मा अवमाननापूर्ण रहता था, किंतु रुद्र प्रताप ने उसके योगदान को पहचाना। उसे योगिनी की सराहना करनी थी कि उसने अपने प्राण जोखिम में डालकर बासिलिस्क की भूल-भुलैया में घुसपैठ की और शत्रु की शक्ति का विश्लेषण किया। इस बार डोमिनिक के चेहरे पर भी प्रशंसा का भाव था। संक्षेप में, उनकी प्रकट शक्ति पहले से ही हमारी शक्ति से अधिक है। लेस दैन एक वीर श्रेणी का बासिलिस्क ड्रेकन को पराजित नहीं कर सकेगा, किंतु वह उसे रोक सकता है। यदि ओर्तेगा एक सामान्य ड्रेकन होता तो यह असंभव होता, किंतु वह सबसे अधिक विश्वसनीय नहीं है। ग्रेटर दैन ओर्तेगा, जो अपनी क्षमताओं के अनुपात में अत्यधिक अभिमानी था, यदि उसने ये सुना होता तो क्रोधित हो गया होता। तथापि रुद्र प्रताप डोमिनिक की टिप्पणी से सहमत था। ईमानदारी से कहें तो उसे अनाक्स के लिए दया महसूस हुई, जो ओर्तेगा जैसे कोई नहीं से डरा हुआ था। अब प्रश्न यह है कि बासिलिस्क राजा को पराजित करने के पश्चात वीर श्रेणी के बासिलिस्क का सामना कौन करेगा? मुझे लगता है कि वह नागा द्वारपाल के लिए बहुत अधिक है। लेस दैन इस भूल-भुलैया में कोई भी उससे निपट नहीं सकता। ग्रेटर दैन तो हम वापस शुरुआत में आ गए। ऐसा लगता है कि हमें पहले भूल-भुलैया के उन्नयन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी होगी। रुद्र प्रताप ने अपनी ठुड्डी सहलाई और सिर हिलाया और फिर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। लेस दैन क्या आप वापस जा रहे हैं? ग्रेटर दैन रुद्र प्रताप रुकने पर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बस डोमिनिक को हाथ हिलाया और भूल-भुलैया से चला गया। रुद्र प्रताप का फोन कंपन करने लगा और जोर से बजने लगा जिस क्षण वह पृथ्वी पर लौटा। उसने इसे उठाया और उत्तर दिया। ये पता चला कि कॉल महेश्वर सिंह की थी। आखिरकार फोन उठा रहे हो? हाँ, महेश्वर सिंह ने फोन पर बड़बड़ाया। रुद्र प्रताप ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहा। महेश्वर सिंह ने शिकायत की और तिरस्कार किया, किंतु फिर भी बात करना आरंभ किया। यह उस बारे में है जो आपने मुझसे पिछली बार पूछा था। क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? फोन पर चर्चा करना थोड़ा कठिन है। क्या ये तत्काल है? थोड़ा बहुत।
जितनी जल्दी उतना बेहतर। बिना किसी संकोच के रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया कि वह कार्यालय आएगा। उसे वैसे भी महेश्वर सिंह से कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी। आप यहाँ हैं, कृपया बैठ जाए। महेश्वर सिंह सामान्य रूप से अपनी पुरानी मेज के पीछे बैठा था, रुद्र प्रताप के आने पर उसका स्वागत करते हुए। मैंने सुना है कि आपने अकेले एक भूल भुलैया का दौरा किया, उसने पूछा। यह अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। वह जानता था कि वह अपनी यात्राओं को हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकता, किंतु ये बहुत जल्दी था। इस उद्योग में कोई रहस्य नहीं है। आप इतनी सारी आंखों की निगरानी से कैसे बच सकते हैं? महेश्वर सिंह ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया जब रुद्र प्रताप ने उससे अपनी जानकारी के स्रोत के लिए पूछा। तो आप किस तल पर गए? उसने पूछा। आप क्यों पूछते हैं? रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। कार्य के उद्देश्य से। चलो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चूंकि महेश्वर सिंह पहले से ही उसके स्तर को जानता था, रुद्र प्रताप ने उसे सत्य बताने का निर्णय लिया। मैं तीसरे तल पर गया। आपने उससे आगे अन्वेषण नहीं किया, या आप नहीं कर सके? मेरे कुछ व्यक्तिगत मामले निपटाने थे, इसलिए मुझे बीच में ही वापस लौटना पड़ा। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह को मानव शिकारियों के बारे में बताया जिनका उसने सामना किया था। पूर्व ने याद किया कि अतीत में कालकोठरी शिशुओं की इन जंगलियों के कारण भयानक प्रतिष्ठा थी। महेश्वर सिंह ने मानव शिकारी शब्द सुनकर जीभ चटकाए और भ्रूभन किया, ये सोचकर कि वे अभी भी आसपास हैं। अन्वेषक संघ दिवास्वप्न देख रहा है। वे इन क्रूर लोगों से कब निपटने जा रहे हैं? संघ इसमें सम्मिलित है। रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर हो गया जब उसने सोंग जोंग चुल के भयानक चेहरे को याद किया जब उसने अपने साथी कालकोठरी शिशुओं की मृत्यु का उपहास किया था। वास्तव में नहीं, किंतु संघ सभी परिस्थितियों में अन्वेषकों का पक्ष लेता है, जिससे भूल भुलैया प्रबंधन कार्यालय को सिरदर्द होती है। वे पक्षपाती कमीने, वे बहुत लालची हैं। तथापि ऐसा नहीं लगता था कि महेश्वर सिंह के पास संघ और मानव शिकारियों के बीच संबंध का कोई ठोस प्रमाण है। वह कुछ समय के लिए बड़बड़ाता रहा और फिर मुख्य मुद्दे पर लौट आया, पूछते हुए, उसके अलावा आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं? मैं समझा नहीं। रुद्र प्रताप ने उलझन भरे भाव से महेश्वर सिंह को देखा। जैसा कि मैंने कहा, आप अकेले सबसे निचले किस तल का अन्वेषण कर सकते हैं? महेश्वर सिंह ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, मानो यह उसके अनुरोध के लिए प्रासंगिक हो। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, किंतु मुझे लगता है कि मैं अकेले छठे तल का अन्वेषण कर सकता हूँ। उससे आगे कठिन होगा। महेश्वर सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ऐसा लगता है कि आप प्रदर्शन के लिए स्तर 12 के कालकोठरी शिशु नहीं हैं। यहाँ तक कि स्तर 8 के कालकोठरी शिशुओं को भी 5वें तल का अन्वेषण करने के लिए टीमें बनानी पड़ती हैं। छठे की तो बात ही छोड़ दें। वह सही था। अतीत में अधिकांश कालकोठरी शिशुओं ने टीमें बनाई थीं, यहाँ तक कि जब उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई और वे सतह पर लौट रहे थे, उनके प्राण दांव पर होने पर अधोलोक में अकेले भटकने का कोई कारण नहीं था। स्तर 6। स्तर 6। महेश्वर सिंह ने अपनी दाढ़ीविहीन ठुड्डी सहलाई और विचार किया। आपका अनुरोध वास्तव में क्या है? रुद्र प्रताप ने निराशा में महेश्वर सिंह से पूछा। ये कुछ खास नहीं है। मुझे बस आपसे मेरे लिए कुछ जांचने की आवश्यकता है, किंतु ये काफ़ी गहराई में स्थित है। यह क्या है? आप उत्तर देने में इतना समय ले रहे हैं। आर्ग, ठीक है, ठीक है, मैं रहस्य बताऊंगा, इसलिए कृपया वापस बैठ जाए। रुद्र प्रताप अपनी कुर्सी से आधे रास्ते तक उठ गया था, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि इस डर से बातचीत कहीं नहीं पहुंचेगी। क्या आपने परित्यक्त भूल भुलैया के बारे में सुना है? महेश्वर सिंह ने पूछा। अधोलोक में बहुत सारी हैं, केवल दक्षिण कोरिया में सैकड़ों, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। नहीं, वह नहीं। महेश्वर सिंह एक क्षण के लिए रुका और फिर धीमी आवाज में अपनी कहानी जारी रखी। मैं एक ऐसी भूल भुलैया के बारे में बात कर रहा हूं जिसका कोई स्वामी नहीं है, न कि वह जिसे उसके स्वामी ने त्याग दिया है। ये शब्दों पर एक भ्रमित करने वाला खेल प्रतीत होता था, किंतु रुद्र प्रताप को अपनी पूरी शक्ति से एक पोकर फेस बनाए रखना था। वहां नीचे एक स्वामी विहीन भूल भुलैया प्रतीत होती है जिसका क्रोध अक्षुण है, मूलतः एक बेदाग। रुद्र प्रताप को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। पृथ्वी पर परित्यक्त फिर भी बेदाग भूल भुलैया क्या है? उसने संयम बनाए रखने के प्रयास में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा। महेश्वर सिंह ने जीभ चटकाए और अपना सिर हिलाया। मैं गंभीर हूं, वहां एक ऐसी भूल भुलैया है जिसका कोई स्वामी नहीं है। ये भी क्या? रुद्र प्रताप अब अपने आघात को और अधिक समय तक रोक नहीं सका। उसका चेहरा कठोर होने लगा, किंतु सौभाग्यवश महेश्वर सिंह ने यह मान लिया कि रुद्र प्रताप केवल उसकी जानकारी से स्तब्ध रहा था। महेश्वर सिंह के चेहरे पर एक गर्वित भाव था, मानो वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट कर रहा हो। मैं भी संदेहग्रस्त था जब तक मैंने एक विश्वसनीय स्रोत से यह जानकारी प्राप्त नहीं की। उसके आत्मविश्वास ने रुद्र प्रताप के हृदय को चिंता से डुबो दिया। मुझे निश्चित है कि वहां एक भूल भुलैया है जो एक नए स्वामी की प्रतीक्षा कर रही है, महेश्वर सिंह ने कहा।